सुनना तो मैं ये नहीं चाह रहा था, बट अच्छा लग रहा है सुन के। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज थोड़ा कर दीजिएगा। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी दोपहर का नमस्कार। बस अभी क्लास पे टॉपिक पे तो आ जाएंगे, थोड़ा और करिएगा उसको कम। बस 2 मिनट थोड़ा और आपको टाइम ले लूं मैं कि आज आईएएस ना मेंस का पेपर, जीएस का पेपर था, फर्स्ट सिटिंग का पेपर हो गया है, ठीक, जो जिसमें हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी के पेपर पूछे जाते हैं, मैंने बताया था आपको। और मैंने कहा था आपको कि जीएस 1 जो पेपर होता है ना, जो मेंस का पेपर होता है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी से सवाल होते हैं। और हमने ये भी बताया था कि हिस्ट्री वाले सेक्शन में 6 या 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत भी याद हो आपको, 2-3 दिन पहले ही बताया मैंने आपको, है ना। 6 या 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सेक्शन आपके हो सकते हैं कल्चर वाले सेक्शन से, मॉडर्न वाले सेक्शन से और वर्ल्ड हिस्ट्री से हो सकते हैं। मैंने एक ऐसी जानकारी आपको प्रोवाइड की थी समझाने के लिए, चूंकि पढ़ाना शुरू कर दिया हमने। एंशिएंट हिस्ट्री को लेके मैंने आपको ये बताया था, प्राचीन भारत को लेकर के, ठीक है, कि देखो प्रारंभिक परीक्षा में इस समय जो ट्रेंड चल रहा है वो 6-7 प्रश्न, केवल इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैंने कहा था मुख्य परीक्षा में कम से कम 1 प्रश्न तो पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक। बट साथ में हमने ये भी समझा था, देखो यूपीएससी है ना, सिलेबस जैसा वो जहां चाहे वहां से पूछ सकती है। अभी जो 6 प्रश्न पूछे गए हैं अभी 2024 के मेंस में, इस 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न जो हैं आपके एंशिएंट हिस्ट्री से पूछ लिए गए हैं 10 टॉपिक से। अभी थोड़ी देर पहले जो पेपर चल रहा है, सेकंड सिटिंग का पेपर हो रहा है। मैंने आपको क्या कहा था, अब पूछो कि किससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, तो सबसे ज्यादा सवाल एंशिएंट से पूछा गया इस बार। हमने आपको एक बात बताई थी ना कि सिलेबस जैसे वैसे पढ़ते जाइए ना, गेस मत करिए कि यूपीएससी किससे क्या पूछेगी। एक सुझाव मैंने दिया था ना आपको। पहली बार ऐसा हुआ है कि एंशिएंट से मेंस में भी सर्वाधिक प्रश्न पूछ लिए, अभी जस्ट बातचीत शुरू किया था। दूसरी बात मैंने आपको कहा था कि देखो हिस्ट्री में ऐसा है कि यदि आप क्लास नोट से चीजें पकड़ में नहीं आएंगी तो फिर आप कोई नहीं लिखने वाला हिंदुस्तान में, ठीक। 6 प्रश्न पूछे गए हैं, सभी के सभी प्रश्न क्लास नोट से हैं। इस बार थोड़े आसान प्रश्न भी हैं, वैसे डिफिकल्ट भी होते तो फर्क नहीं पड़ता। यूपीएससी में आसान कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, आसान कुछ भी नहीं होता यूपीएससी में। सभी के सभी प्रश्न, कोई भी स्टूडेंट यदि मेरा पूरा क्लास कभी भी किया हो ना, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, ठीक है, तो उसको दिख जाएंगे किसी भी पेपर में। उसका रूल क्या हमने बताया था आपको कि मैं किसी भी टॉपिक में अनावश्यक विस्तार में नहीं जाता हूं। जैसे मैं पाषाण काल पढ़ा रहा हूं, 10 दिन पढ़ा सकता हूं, 12 दिन पढ़ा सकता हूं, 15 दिन, 20 दिन, ये आपकी श्रद्धा भक्ति के ऊपर है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे सोर्स है ना, मतलब जिसको हमने अध्ययन किया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, हमें एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। अभी यही क्लास यदि हमारी बीच में होती, जैसे मान लो आपका कोई पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी कुछ, उसके बाद मैं पढ़ाने आता, तो अब तक ये खत्म होकर हड़प्पा में आधा कर चुके होते हैं। क्योंकि जब क्लास की शुरुआत होती है तो टारगेट केवल टॉपिक नहीं होता, टारगेट होता है हम यूपीएससी को लेकर थोड़ी बात करें। एकदम सामान्य एग्जाम नहीं है। सपोज जैसे भी पेपर आया, मैंने फिर दोबारा आपके सामने बोर्ड पे रख दिया, देखो हम लोग इस तरह की बात करें तो हमने कहा था कि आप पढ़ना सब है हमें। जब आप इस बात को समझोगे, देखोगे, ठीक है ना, जो 10 टॉपिक मैंने लिखाए हैं उससे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। मैं क्या, तो हिस्ट्री का वो टॉपिक है, कोई भी जानता है कि 10 टॉपिक है, पढ़ना है हमें। उसमें बच्चे क्या करने लगते हैं कि गेस वर्क करना शुरू कर देते हैं, ये पढ़े हम, ये छोड़ दें हम, ठीक है। तो रीसेंट अनुभव, अभी जब आपसे 3 दिन पहले मैंने बात की है, और ये सेटअप जो है आपके सामने कि देखो क्या सवाल पूछे जाएंगे, मैंने बताया था आपको पहले दिन, दूसरे दिन भी। और अभी क्वेश्चन आ गया। वैसे पूछोगे मेंस में सर्वाधिक सवाल किस सेक्शन से पूछे गए इस बार, तो इतिहास से पूछे गए, हिस्ट्री से पूछे गए, एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए। अब ये एक संयोग है, क्लास की शुरुआत एंशिएंट हिस्ट्री से हो रही है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी ने मुझसे पूछना, उसके हाथ में, वो कभी भी मिडिवल से भी पूछ सकती है, मॉडर्न से भी पूछ सकती है,
हिस्ट्री में समस्या कहां आती है कि हम एक टॉपिक में हम सीमा समझ नहीं पाते कि कहां रुकें। जब आप पढ़ते पढ़ते समझेंगे ना, मेरी मतलब बहुत सारे लोग मेरी क्लास क्यों फॉलो करते हैं जीएस में, क्योंकि मैं उसको एक दायरे में बांध के चलता हूं, दायरा क्रॉस नहीं करने देता हूं अनावश्यक। और मैं अच्छी तरह से समझता हूं सिलेक्शन में सभी विषयों का योगदान है, केवल इतिहास का योगदान नहीं है। बट इतिहास और करंट अफेयर्स को यदि आप ठीक से नहीं समझेंगे तो ये दोनों आपका समय इतना ले लेगा, इतना कंज्यूम कर लेगा। करंट अफेयर्स का भी वही नेचर है और हिस्ट्री का भी वही नेचर है, क्योंकि कहीं भी जानकारी कम नहीं होती, दोनों में इतनी जानकारी है। तो वो थोड़ा जो हम लोग का अनुभव होता है, सिलेबस होता है, क्वेश्चन पैटर्न के एक आइडियाज हैं, और जीएस में क्यों पढ़ना चाहिए, हमें किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जो पढ़ते पढ़ते लगातार सोचते समझते उन सब अनुभवों के कारण एक डिजाइन करते हैं हम लोग कि नहीं हमें इतना पढ़ना है। यदि ये क्लास हमारी बीच में होती तो अब तक हड़प्पा सभ्यता भी हम आधा कंप्लीट कर चुके होते या कंप्लीट करने की स्थिति में, तो क्योंकि मैं आता और टॉपिक पे बात शुरू कर देता। समझ में आ रही बात? अब आपको सीखना है ना, लर्न करना है। और क्लास में आए तो फिर एक बार अब आ गए यहां पे तो फिर हमें बहुत कुछ लर्न करना है, समझना है। जो टीचर स्टार्ट करे उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपसे बातचीत करे, आपको बताए, ठीक है। एकदम फास्ट फॉरवर्ड वाला बटन ना दबा दे कि हाँ भाई ये खत्म ये खत्म ये खत्म। अभी तो फ्रेम बन रहा है आपका कि यूपीएससी में क्या कैसे होता है। सहयोग ऐसा था कि मेंस चल रहा है अभी, कल निबंध का भी पेपर था और बहुत प्रैक्टिकल निबंध है। निबंध के बारे में बस मैं इतना कहूंगा आपको कि सामान्य अध्ययन पे आपकी जितनी अच्छी समझ बनेगी, जितनी अच्छी समझ बनेगी, और क्या होता है कि चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व करने की भी क्षमता होती है ना, चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व करने की भी क्षमता होती है, वो सब भी डेवलप होगा आपका। आपको थोड़ा भी उसके लिए वरीड नहीं होना है ना, वो सब भी अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा। सामान्य अध्ययन पर जितनी अच्छी पकड़ होगी, फिर एक धर्मेंद्र सर क्लास लेंगे निबंध के, इतना बढ़िया एक आउटलाइन बना देंगे आपको कि निबंध कैसे लिखते हैं। बस अपने अनुभव और जानकारी का इस्तेमाल करना है। बहुत लोगों को बचपन से आदत होती है थोड़ा बहुत लिखने की, तो लिखते रहते हैं, वो अच्छी बात है, नहीं भी तो कोई बात नहीं। तो एक जगह है कि कहां पढ़ना चाहिए हमें निबंध, ठीक। तो सामान्य अध्ययन पे पकड़ बन जाए तो आप निबंध ऑटोमेटिक कम से कम एक दो विषय भी, कई बार तो बीच में भी पढ़ा दिए जाते हैं, बट सामान्य अध्ययन की समझ की बड़ी भूमिका है उसमें, ठीक है। तो जब सर आपको बताएंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है ना। ऑप्शनल को लेकर हम लोगों ने बात की ही थी, जिनको 25 में देना है उनके पास समय बहुत कम है, वो अपना बेस्ट मैनेज करें जो करना है उनको, हम लोगों ने बात कर ली थी पहले दिन। बट जिनको 26 में देना है वो बस ये ध्यान रख लें कि अब थोड़ा टाइम है उनके पास ऑप्शनल के लिए, अभी वो रुक सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2-3 विषयों को, जैसे मान लो एंशिएंट को ही एक सब्जेक्ट हमने मान लिया, इसके बाद कोई एक सब्जेक्ट मान लो मैं पढ़ाऊं या कोई और टीचर पढ़ाए जो इनका भी क्लास लग जाए। कुछ कुछ सब्जेक्ट जब हो जाते हैं, पढ़ने का तरीका, नोट्स बनाने का तरीका, रिवीजन का तरीका, प्रैक्टिस का तरीका जब आप सीखते हैं, तो फिर कुछ पढ़ने जाते हैं तो उस टीचर के बताए हुए बातों का अधिकतम उपयोग करेंगे आप। केवल रूटीन वर्क नहीं होना चाहिए, आज क्लास पूरा हो गया खत्म हो गई बात हमारी, है ना। ऑप्शनल भी 500 नंबर का होता है ना, तो कम से कम मेरा मानना है कि 2-3 विषयों में, एंशिएंट है या ज्योग्राफी का कोई सेक्शन है, पॉलिटी का कुछ हिस्सा हो जाए या इकोनॉमी, थोड़ा वैरायटी ऑफ समझ जब बनती है ना, तब आप और पढ़ते हैं तो फिर आप लर्न ज्यादा करेंगे आप। बट फिर भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्लास में जो इनफ मैच्योर होते हैं, चीजों को समझ रहे होते हैं, वो हैंडल कर सकते हैं। बट मैं जब इस तरह की बात करता हूं तो अब सामान्यतः जो बच्चे एकदम स्टार्ट कर रहे हैं उसको ध्यान में रख के करता हूं, बस शुरू ही कर रहा है क ख ग घ। किसी को लगता है कि नहीं मुझे ABCD बहुत कुछ हमें आता है, तो वो भी सुन ले तो फायदा ही करेगा, हैं तो बच्चे ही वो भी, ठीक है। चीजें स्पीड अप हो जाती हैं, स्पीड रहेंगे तो। अब क्या, जैसे मान लो कोई टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, हमने कहा जरा 2 टॉपिक मैं करा दूं, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करूंगा। और जिस जिस टॉपिक से जो सवाल यूपीएससी में पूछे गए हैं, टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम उसका डिस्कशन भी साथ साथ, तो देखो हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आए तो कैसे उसको हम प्लान करते हैं। जैसे अभी इस बार 3 पूछा गया, तीनों को डिस्कशन हो जाएगा क्लास के साथ साथ। पहले भी जो पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पे टारगेट होता है, यदि क्वेश्चन पूछा गया तो कम से कम 2 क्वेश्चन डिस्कशन मेंस का जरूर करा दें बच्चों को, ताकि ये पता चले हम जो पढ़ रहे हैं उसे राइटिंग में कैसे कन्वर्ट
करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये ध्यान रहेगा ना, क्या बोला मैंने, यूपीएससी का आप प्रेडिक्ट नहीं करिएगा, पूरा सिलेबस कवर करना, जो मैंने बोला आपको यहां पे नंबर 1। इस बार मेंस में सबसे ज्यादा प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री वाले सेक्शन से पूछ लिए गए। ठीक है, तो ये अपने आप में देखो एक, अब बहुत लोग मान के चलेंगे नहीं मॉडर्न से ही सारे सवाल आएंगे, इससे ही सारे सवाल आएंगे, तो फिर सवाल सभी सेक्शन से पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल बहुत रिलैक्स वे में कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें कुछ भी बहुत सिर नहीं कर पाया। हर एक काल में 3 चीजें हमें पढ़नी है, भौगोलिक वितरण, जीवन यापन का तरीका और उपकरण। ठीक, रीडिंग के बारे में भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कई बार बच्चों को लगता है कि कुछ अलग से जो नोट्स होते हैं वो कुछ क्रांतिकारी होते हैं, जो क्लास लेक्चर होता है, ठीक है, या कोई किताब सजेस्ट किया जाता है। यहां थोड़ा डिफरेंट होगा मेरी क्लास में। हिंदुस्तान के सारे नोट्स आप जमा कर लीजिए, जेरोक्स की दुकानों पे मिल जाते हैं, आप जाके पढ़ते रहिए आप सारी किताबें। बहुत अच्छा करना है तो बात समझ लीजिएगा, नहीं समझेंगे तब भी बात कभी ना कभी गिरते पड़ते समझ में आ जाएगी आपको। क्लास सबसे अहम पड़ाव होता है, तो क्लास से ही अधिकतम चीजें पकड़ में आनी चाहिए। हम क्यों पढ़ते हैं क्लास? ताकि हम अधिक से अधिक अच्छा करें एग्जाम में। ठीक है, इसलिए कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्लास नोट्स पे जबरदस्त पकड़। वो कंप्लीट करने के बाद किताब मैंने बता रखा है, रामशरण शर्मा की किताब, समझ लो कि आप उससे अच्छी कोई किताब नहीं है प्राचीन भारत पे, ना कोई नोट्स होगा, कोई कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, और एक 6ठी क्लास वाली किताब हमने बताई थी उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि नहीं रामशरण शर्मा थोड़ा भी टफ लग रहा है, तो 6ठी वाली किताब तो 6ठी ऐसे बच्चों के लिए लिखा जाएगा, बट स्टिल थोड़ी थोड़ी समझ वहां से बन जाती है। यानी एंशिएंट हिस्ट्री में हमने सोर्स का कंफ्यूजन खत्म कर रखा है। जब जहां कुछ ऐड ऑन करना होगा तो मैं अपनी तरफ से मैटर या कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा आपको। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। किसी स्टूडेंट को कभी कभी लगता है कि नहीं मेरे पास कुछ बहुत क्रांतिकारी सोर्स है। ठीक है, बहुत सारे टीचर होते हैं ना कि अपने नोट्स को ग्लोरीफाई करते रहते हैं, तो बस आप इतना करिएगा कि फिर रामशरण शर्मा छोड़ के उसी को पकड़ लीजिएगा, क्लास करते रहिए आप। 2 सोर्स तो अलग अलग कभी करिएगा ही मत। एक ही चीज को पढ़िए, 20 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। जो हासिल करेंगे ना वो ठीक ठीक हासिल कर लेंगे आप। हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस एग्जाम का नेचर क्या है। देखो अभी पहली सिटिंग में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, लगभग मान लो 1100 घंटे क्लास होंगे, तो 400 साढ़े 400 घंटे इसी पे क्लास चलने हैं, पूछ लिया। अब सेकंड सिटिंग में पॉलिटी, आईआर अभी चल रहा है, बच्चे वहां लिख रहे होंगे। अब सोचो एक ही दिन में सोशियोलॉजी का ग्रेजुएशन भी, हिस्ट्री का ग्रेजुएशन भी, ज्योग्राफी का ग्रेजुएशन भी, पॉलिटिकल साइंस का, 4-4 सब्जेक्ट का एग्जाम आपका एक ही दिन में कंडक्ट यूपीएससी। तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा अनुसंधान, थोड़ा भी पढ़ना है ना, समझ के पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बस समझ समझ के पढ़ना है। 4 सब्जेक्ट पहले दिन पूछ ली, ठीक है, अंदाजा लगा कैसे मैनेज होता होगा ये। फिर तो इसलिए हमने आपको समझाया डिफिकल्टी लेवल। इसलिए मैं कहता हूं सोर्स एकदम क्लियर रखना है, हर सब्जेक्ट में हमें ये पढ़ना है और बार बार पढ़ना है उसको। कभी लगे थोड़ा बहुत कम है, कोई बात नहीं, पेशेंस रखना, पढ़ो उसको। जब हम इसको समझने की स्थिति में आ जाते हैं ना ये कम है, तो हमें ये भी पता चल सकता है कि अब और क्या करना चाहिए। आप उस जगह पे आ जाओ, नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा है, उस लेवल पे आ जाओ पहले आप। ठीक, हम तो काम ही करा रहे हैं, बस हमें आप भटके ना, ठीक है, और आप अच्छा करें एग्जाम में। चलते चलते हमने कहा ना हिस्ट्री, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा ड्रैग कर लेगा आपको अपने में। अब दिमाग में सुनते सुनते आपके दिमाग में रहेगा ना, सर ने कहा हिस्ट्री करंट अफेयर्स में सावधानी, क्योंकि इसका कोई दायरा नहीं है। एक हिंदू अखबार पढ़ो, 12 घंटे में पढ़ नहीं पाओगे। लोग कहते हैं हिंदू पढ़ लो, 12 घंटे में नहीं पढ़ पाओगे उस अखबार को, चाहे कितनी फास्ट अच्छी अंग्रेजी हो आपकी। ठीक, तो इसलिए 2 चीजों में सावधानी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तीसरा हिस्सा है हमारा नवपाषाण काल, सेम पैटर्न पे चलेंगे हम। ठीक, लिखें आप जरा,
नवपाषाण काल, इंग्लिश में इसको हम नियोलिथिक भी कहते हैं। नवपाषाण को नियोलिथिक भी कहते हैं। ऐसे ये जो काल है एक तरह से माना जाता है 7000 BC से लेकर मतलब 2000 या कभी कभी 1500 BC भी लिख लेंगे आप, 2000 या 1500 ईसा पूर्व। ये डेट अलग अलग क्यों होते हमने बता दिया, अनुसंधान नए नए होते रहते हैं, इसलिए डेट पे कभी कोई सवाल नहीं पूछा गया है। बस एक समझ रहती है बनी कि पुराना ये है, बीच वाला ये है, बाद वाला ये है। ठीक है, 7000 BC से 2000 या 1500 BC ईसा पूर्व। ठीक, हम आते हैं भौगोलिक वितरण की बात कर रहे हैं। इसमें कहां कहां से हमें एविडेंस मिलता है। उत्तर पश्चिम भारत या पाकिस्तान में एक बहुत फेमस जगह है मेहरगढ़। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ जाता है। पाकिस्तान का एक प्रांत का नाम है बलूचिस्तान, वहां पड़ता है मेहरगढ़। ठीक, और यहां पे आप देखोगे ना 7000 ईसा पूर्व से साक्ष्य मिलने लगते हैं। लोगों के नवपाषाण काल के प्रमाण मिलने लगते हैं। ठीक, मेहरगढ़ से क्या क्या मिला है, मतलब कुछ बातों को हम ध्यान रखेंगे। वैसे बता दें आपको, देखो नवपाषाण काल जाना जाता है कृषि के लिए, नियमित खेती के लिए, नियमित पशुपालन के लिए, नियमित बर्तन के लिए, पहियों का ज्ञान है। और जो बस्ती बसेगी अब पहले की तुलना में लंबे समय तक वहां लोग, कि जहां खेती और पशुपालन होगा वहां लोग टिक करके, नवपाषाण काल का मतलब ये है। इस तरह से नवपाषाण काल को जाना जाता है। तो इसी तरह के साक्ष्य हमें मिलेंगे। पूरे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिला करके इतिहासकारों ने 6 यूनिट बनाया है। पूरे नवपाषाण कालीन स्थलों को 6 जोन में बांटा है। कितने बड़े इतिहासकार हैं। एक उत्तर पश्चिम का जोन सबसे पुराना जोन है, 7000 ईसा पूर्व से साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ उसमें सबसे प्राचीनतम है, जहां से सारे साक्ष्य मिल रहे हैं। क्या क्या यहां से मिलता है मेहरगढ़ से, आप देखेंगे। आप एक तो लिख लेंगे आप, जैसे गेहूं, जौ, कपास इत्यादि के कृषि के साक्ष्य। मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, कपास इत्यादि के कृषि के साक्ष्य। इत्यादि काट दीजिएगा, 3 का ही है मेन। गेहूं, जौ और कपास के कृषि के साक्ष्य। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, भारत में प्राचीनतम साक्ष्य। भारत में प्राचीनतम साक्ष्य। जैसे भारत में खेती का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है, तो मेहरगढ़ से। किन फसलों के प्रमाण मिलते हैं, तो गेहूं, जौ, कपास के प्रमाण मिलते हैं पूरे भारत में। कभी कभी इसके अपवाद भी आते हैं अखबारों में, मैगजीन में। जैसे यूपी में एक लहुरा देव है, ऐसे करके ना कुछ कुछ अपवाद आते हैं, वो मैं समझा दूंगा अपवाद क्या है, कैसे पढ़ना है। ठीक, एक तो हो गया मेहरगढ़ की खास बात। दूसरा पॉइंट लिखें आप, यहां से लिखेंगे आप, कच्ची ईंट के मकानों के साक्ष्य। मेहरगढ़ से कच्ची ईंट के मकान के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, और एक पॉइंट लिखेंगे आप कि व्यक्ति को बकरी के साथ
दफनाने का साक्ष्य भी है। व्यक्ति को बकरी के साथ दफनाने का साक्ष्य भी है। हड्डियों से पहचान की जाती है ना, जानवरों की हड्डियों से। बकरी के साथ दफनाने का साक्ष्य भी है। ठीक है, हम लोग कल बात कर रहे थे जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, ये सब माना जाता है सबसे पहले इन सबको पालतू। कल तो अचानक से कुछ थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इशू वगैरह थे सब। कल बड़े पैमाने पे ना यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा था, पूरा सब चेंज किया जा रहा था कंपनी के द्वारा। टाटा पावर लिमिटेड है ना पूरा कंप्लीट, तो सामने वाला ही जो था उसमें ही पूरा लाइट वाइट का, वो उसी समय 11 बजे से जो लाइट गई, फिर शाम 5-6 बजे लाइट। ठीक है, एक दिन पहले इन्फॉर्म किया था बट ध्यान था नहीं, लगा कि इतने लंबे समय तक लाइट नहीं जाएगी, इसलिए अचानक क्लास कल कैंसिल, सारे क्लासेस कैंसिल हो गए थे, है ना। अब आपसे पूछा जैसे बकरी को साथ दफनाने का साक्ष्य मिल रहा है, ठीक है, कच्ची ईंटों के मकान, तो भाई मेहरगढ़ से हमें ये सब साक्ष्य मिल रहे हैं नवपाषाण काल में। कुछ जरूरी के इंफॉर्मेशन भी है, ये सब बदलाव को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। अब जैसे ये वाला सवाल 2-3 बार यूपीएससी में पूछ चुका है, अलग अलग 10 साल 15 साल के गैप पे। प्रायः किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, तो मेहरगढ़ से, है ना। तो एक हो गया आपका उत्तर पश्चिम भारत, 7000 ईसा पूर्व से साक्ष्य मिलने लगते हैं। दूसरा लिखें आप, ये तो हो गया आपका पहला भौगोलिक वितरण में। दूसरा लिखें आप विंध्य क्षेत्र, ये जो आपका इलाहाबाद वाला क्षेत्र है आपका, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बेलन नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है आपका, है ना। ठीक है, विंध्य क्षेत्र में यहां पे बेलन नदी घाटी वाला ही क्षेत्र, उसके आसपास का क्षेत्र है। ठीक, यहां पे प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं 4000 ईसा पूर्व से। देखो, एक हिस्से में खेती का साक्ष्य मिल रहा है 7000 साल पहले, तो एक जगह मिल रहा है 4000 ईसा पूर्व साल, कहीं पे 2500 पहले, ऐसे करके देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय नवपाषाण काल आया। ऐसा नहीं कि पूरे भारत में एक साथ खेती का ज्ञान आ गया था। ठीक, जैसे कुछ एक स्थल में बहुत फेमस है, जैसे कोलडेहवा, ये जगह का नाम है विंध्य क्षेत्र में, कोलडेहवा ये एक स्थल का नाम है ना। विंध्य क्षेत्र से क्या प्रमाण मिलते हैं, यहां से मिलते हैं सर्वप्रथम धान की खेती का साक्ष्य। ठीक है, धान की खेती का साक्ष्य सबसे पहले यहीं से मिल रहा है ना। देखो, आज हम लोग चावल, गेहूं, जौ जो भी खाते हैं, रूटीन वर्क है हमारा, हम थोड़ी सोचते हैं। उस समय के लिए क्रांति है, बहुत बड़ी बात है, लोगों को ज्ञान हुआ, और यही परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है आज भी। ठीक, तो दूसरा हो गया विंध्य क्षेत्र आपका। आगे बढ़ते हैं, तीसरा लिखें आप भौगोलिक वितरण में, लिखें आप मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी, यहां लगभग है आपका 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच में। कुछ प्रमुख स्थल हैं यहां पे, जैसे चिरांद, सेनुवार, चिरांद, सेनुवार, और भी है, नरहन है, ताराडी है, ऐसे करके बहुत सारे स्थल हैं। ये दोनों स्थल पड़ जाते हैं बिहार में। चिरांद पड़ता है छपरा या सारण डिस्ट्रिक्ट में, है ना। सेनुवार पड़ता है सासाराम जो है आपका। ठीक है, चिरांद क्यों जाना जाता है इस समय नवपाषाण काल में, आप देखोगे तो यहां पे हड्डियों के औजार के कारण, हड्डियों के औजार या उपकरण बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के औजार या उपकरण बड़ी संख्या में प्राप्त हुए चिरांद से। ठीक है, माना जाता है 12 सिंघा है, हिरन है, इन सब की हड्डियां खूब मिली है वहां।
और थोड़ा इसलिए भी चर्चा में आता है, थोड़ा सा मैदानी इलाके में आ जाता है, यानी लोग मैदानी इलाकों में भी बसने लगे थे एक समय के बाद। क्यों बसने लगे थे चर्चा कर लेंगे हम। और चना एवं मूंग की खेती का भी साक्ष्य चना एवं मूंग की खेती का भी साक्ष्य बिहार के अलग अलग स्थलों से मिलता है, सेनवार से भी, तारादीव से भी, है ना। ठीक, तो मध्य गंगा घाटी में जैसे आपका हो गया ये, है ना। उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, है ना। यहां पर भी आप देखोगे 2000 ईसा पूर्व के बाद ही है, 2000 से 1500 1200 ईसा पूर्व तक भी यहां साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व से रख लो मोटे तौर पे 1500 ईसा पूर्व। यहां पे दो जगह है, देवजाली हार्डिंग, एक जगह का नाम है देवजाली हार्डिंग और एक जगह का नाम है सारा तारू। देवजाली हार्डिंग और सारा तारू। इसमें कुछ नाम वो मैं जरूर ले लेता हूं जो एनसीईआरटी वगैरह के मैप पे दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कभी नाम दे देगा, क्षेत्र देगा, कहेगा मैच करिए कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही, या किस काल का है, किस क्षेत्र से है। तो जो हम पढ़ते जा रहे हैं ना, जब आप पढ़ेंगे दोबारा रीडिंग करेंगे आप, तो आर्य शर्मा में या 6 क्लास के एनसीईआरटी में दी मैप पे जो भी स्थल होगा उसको ध्यान से देखना है, जितना भी स्थल दिया हुआ है एक आदत में डाल लीजिएगा, हैबिट में। ठीक है, तो जो हमने लिख लिया वो तो आपको याद होगा, उसमें कुछ नए भी स्थल दिखेंगे, उसको घेरा बना लीजिएगा, कौन सा स्थल है, किस क्षेत्र में पड़ रहा है, ऐसे बस थोड़ा अवेयर रहने के लिए। ठीक, तो उत्तर पूर्वी भारत, यहां से भी कुछ कुछ हड्डियों के उपकरण वगैरह मिल रहे हैं, बर्तन के साक्ष्य मिल रहे हैं ना। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण एरिया है कश्मीर का क्षेत्र आपका। कश्मीर में भी देखोगे आप 2500 ईसा पूर्व से, मैं फिर आपको बताता हूं, डेट नहीं याद रखने हैं आपको, बट हिस्ट्री में ना डेट के साथ नहीं पढ़ेंगे आप तो समझ नहीं बनती है। ठीक है, डेट याद नहीं रखने आपको एग्जैक्ट, 2500 1200 1500 कुछ भी नहीं, बस ऐसे 7000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में सब था। एक समझ बन जाएगी, कहीं पहले है कहीं बाद में है, कहीं खेती पहले आई कहीं बाद में आई, कहीं बहुत बाद में है, बस ये समझ रखना है, ये समझ काम आ जाता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में। ठीक है, कश्मीर में दो जगह है जो बहुत चर्चा में रहा है, एक जगह का नाम है बुर्ज होम और एक जगह का नाम है गुफ कराल। रामशरण शर्मा भी अपनी किताब में लिख रहे हैं दोनों के बारे में, बुर्ज होम और गुफ कराल। खास बात क्या है बुर्ज होम की, यहां से गर्त आवास, गर्त आवास यानी धरती में गड्ढा खोद कर लोग रहते थे, मतलब इसको पिट ड्वेलिंग या गर्त आवास कहते हैं। ठीक, गड्ढा खोद कर लोग रहते थे। ठीक है, गर्त आवास का साक्ष्य लिख लिया आपने। ठीक है, यहां से, और यहां से भी बड़ी संख्या में हड्डियों का उपकरण। तो दो ऐसा स्थल है ना जो खूब चर्चा में रहा, चिरांद और बुर्ज होम। पत्थर से ज्यादा आपको यहां पे हड्डियों के उपकरण मिलेंगे, जानवरों के हड्डियों के उपकरण होते थे। ठीक है, हड्डियों के उपकरण बड़ी संख्या में मिलते हैं। और बुर्ज होम के बारे में एक और पॉइंट जो बहुत चर्चा में होता है, मानव के साथ एक कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। मानव के साथ
कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है आपका। तो ये कश्मीर वाला आपका हिस्सा हो गया है ना। तो हमने क्या किया, 6 जोन बांटे गए हैं अध्ययन के लिए, 5 जोन ही हो गए। एक दक्षिण भारत को ही पूरा एक जोन बना दिया गया 6ठे नंबर पे। ठीक, देखिए आप, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में कर्नाटक, बहुत सारे स्थल हैं कर्नाटक में, मैप में देखेंगे ना आप, भरे पड़े हैं स्थल कर्नाटक में। ठीक है, अच्छा क्लास की स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना एकदम, जैसे जब मैं लिखाता हूं, ये मैं बेसिकली अपने ऑनलाइन बच्चों के लिए भी पूछ रहा हूं, दूर बैठे हुए हैं, तो जो लोग मुझे देख रहे हो, मतलब आप सब लोग ठीक से सुन लेते हैं, लिख लेते हैं आराम से ना। ठीक है, कभी आपको लगे तेज है स्पीड तो आप बताइएगा, ऑनलाइन वाले बच्चों का तो बहुत सुन नहीं पाऊंगा मैं क्लास के बीच में, आपको लगे कभी। वैसे स्पीड रखनी है तेज, ये तो पढ़ाने के लिए है। 3 घंटे में यूपीएससी कहती है कि आप 4000 शब्द में उत्तर लिखें। कान खोल के सुनिएगा, 3 घंटे में कितने शब्द की अपेक्षा होती है? 4000 वर्ड्स। जीएस के एक पेपर में 20 प्रश्न पूछे, जैसे अभी पूछा गया 20 प्रश्न पूछा गया, यदि 20 प्रश्न का आपको उत्तर बता दिया जाए, आप उसको याद कर लें, तब भी आप 4000 शब्द शायद नहीं लिख पाएंगे। ठीक, तो मैं अभी आगे, हमने कहा ना राइटिंग के बारे में, बहुत जल्दी जब हड़प्पा कंप्लीट करूं बहुत कुछ बताने वाला हूं, क्या क्या सीखना है, कैसे कैसे करना है आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए जाए तब भी आप 4000 शब्द, आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि आप 3 घंटे में कितना लिख सकते हैं। किसी को है क्या, कितने वर्ड्स लिख सकते हैं वो? ऑब्वियस है ना, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो आगे बताने वाला हूं मैं कैसे आप शब्दों का क्या खेल है, कैसे मेंटेन करें, बट स्पीड चाहिए होगा। दक्षिण भारत यहां भी माना जाता है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, यहां पे कर्नाटक में बहुत ज्यादा जगहों का उल्लेख मिलता है यहां पे, जैसे ब्रह्मगिरी, मस्की, ठीक है, हल्लूर, बहुत सारा है और भी, पिकली हल, ठीक है, संगन कल्लू है, टी नरसीपुर, ऐसे करके ना बहुत सारे स्थल हैं, इत्यादि करके छोड़ दीजिएगा आप। अच्छा, सारे नाम लिखे हुए हैं आर एस शर्मा की किताब में, है ना, और भी नाम है। अब एक ही किताब पढ़ने से क्या होता है, 2-4 बातें और बढ़ती रहती हैं। अच्छा चलो, ये दिया हुआ है उसमें, संगन कल्लू इत्यादि। ठीक, अब कर्नाटक की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे पिकली हल से क्या है, हमें राख के टीले का साक्ष्य, एस माउंड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नौपाषाण काल के जितने भी स्थल मिले हैं ना, बाकी कहीं से राख का टीला नहीं मिला है। दक्षिण भारत में बहुत जगह से मिला, उसमें एक पिकली हल है। ठीक है, तो राख का टीला क्यों? क्या कोई त्योहार के समय या कोई और उत्सव था, या जानवरों को एक जगह बांधा जाता था, गोबर को इकट्ठा किया जाता होगा, जला दिया जाता होगा। हम जिस दौर के बारे में पढ़ रहे हैं उस दौर का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। आइए, हम जिस दौर के बारे में पढ़ रहे हैं उस दौर का कोई भी लिखित साक्ष्य, तो हमने शुरू में बता दिया आपको, जब लिखित साक्ष्य नहीं होता तो क्या होता है, साक्ष्य को देख करके जो विद्वान होते हैं अनुमान लगाते हैं क्या क्या होता होगा। ठीक, जैसे हो गया आपको, है ना। फिर ऐसे ही देखेंगे आप कि रागी, ज्वार, बाजरा के खेती के साक्ष्य अलग अलग स्थलों से, रागी, ज्वार, बाजरा की खेती के साक्ष्य अलग अलग स्थलों से। ठीक है, हमने उत्तर पूर्व में देखो कुछ भी नहीं लिखा है आपको, बर्तन के साक्ष्य कुछ मिले हैं वहां से, है ना, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जगह, इसलिए उसमें कुछ अलग से मेंशन नहीं कराया है ना।
तो राख के टीले के साक्ष, राखी ज्वार बाजरा इत्यादि के साक्ष। अब आप देखोगे कहीं पे गेहूं जौ मिल रहा है, कहीं पे धान मिल रहा है, कहीं पे चना मूंग मिल रहा है, कहीं पे राखी मतलब रागी ज्वार बाजरा मिल रहा है। इससे ये समझिएगा कि भारत में भी ना कृषि के अलग अलग केंद्र हैं। लोगों ने ऑब्जर्व किया, फिर उन फसलों की, जंगली फसलों से ही खेती का विकास हुआ है। जंगलों में लोग देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे और प्रयोग भी किया हुआ खा पी करके। भाई कोई सफल रहा, कुछ में मृत्यु हो गई होगी, कुछ में समस्या आ गई होगी, जो जैसा रहा होगा। फिर ऑब्जर्व करते करते उसमें जो अच्छा लगा उसको लेकर के वो खेती हजारों साल की प्रक्रिया का परिणाम है। तो कहीं चना मूंग है, कहीं रागी है, तो कहीं धान है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से। ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया में या भारत में एक जगह खेती हुई और फिर वहीं से पूरे हिस्से में ज्ञान गया, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा ही माना जाता था कि एक जगह खेती शुरू हुई तो ज्ञान जाएगा कैसे। तो धीरे धीरे बाद में शोध में चेंज हुआ और फिर ये माना गया कि नहीं, इवन एक एक देश के अंदर भी कृषि के अलग अलग सेंटर थे। हाँ, आसपास के इलाकों में ज्ञान, जब संपर्क बढ़ने लगता है तो ज्ञान का दायरा भी, आदान प्रदान भी बढ़ जाता है। तो कर्नाटक बहुत चर्चा में रहता है। बहुत सारे स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल कहते हैं इसको हम। ये सारे जो स्थल है ना, इसको हम आर्कियोलॉजिकल साइट कहते हैं। अध्ययन करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, है ना, जो अध्ययन करते हैं। इस पूरे विज्ञान को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। हमने बताया था पुरातत्व या पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्वविद, इसको पूरा स्थल, पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ऐसे करके वर्ड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थल का नाम मिलता है, लिख लें आप। जैसे एक है उतनूर, फलवाय इत्यादि। उतनूर, फलवाय इत्यादि। देखो जितने भी स्थल है ना, वहां से रहने की जगह, बर्तन के साक्ष, जानवरों के हड्डियों के साक्ष, सभी जगह से मिलने हैं। क्योंकि ये नवपाषाण काल का लक्षण है। कहीं कहीं कुछ ज्यादा या यूनिक है तो उसको मैं लिखाता रहता हूं, कॉमन बात है मिलना। ऐसे ही तमिलनाडु का एक जगह उल्लेख किया गया है आर्य शर्मा वाली किताब में, उसका नाम है पायमपल्ली। पायमपल्ली भी लिखा रहता है या पायमपल्ली भी। अलग से केरल के जगहों का उल्लेख नहीं मिल रहा है अभी, है ना। केरल में भी मिला है साक्ष्य, बट किताबों में उल्लेख नहीं, तो हमें गूगल करके नहीं ढूंढना है। क्वेश्चन किताबों से बनाए जाते हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी का दो हो, चाहे नई एनसीईआरटी हो या पुरानी एनसीईआरटी हो, बहुत है उसमें इंफॉर्मेशन। उसमें भी कटौती कर रहे हैं हम लोग, काट रहे हैं, है ना। इसलिए सर्च नहीं करना वहां क्या हुआ होगा, वहां बहुत जरूरी है, तब देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसलिए जितना है किताबों से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिपीट कर लें कहां से क्या हमें मिला। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, नवपाषाण काल का भौगोलिक वितरण। उत्तर पश्चिम भारत में मेहरगढ़ बहुत हिट है, और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कौन से फसल है, ये सब बातें हो गई आपसे। विंध्य क्षेत्र में वैसे तो कुलडीहवा, महागरा, पंचो, यहां भी बहुत सारे स्थल है। कुलडीहवा का नाम ले लिया, वहां विंध्य क्षेत्र से में सर्वप्रथम धान की खेती के साक्ष्य मिल रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने लिया मध्य गंगा घाटी, यानी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, पूर्वी उत्तर प्रदेश इसमें आ जाएगा। एक दो स्थल लिया और उसके बारे में बात कर लिया आपसे। उत्तर पूर्वी भारत में असम, मतलब और जो गारो पहाड़ी वगैरह है लगा हुआ, अब अलग अलग हो गया, सब असम का हिस्सा ही माना जाता था। देवजाली, हार्डिंग, सारा तारू, यहां से भी रहने की जगह, जानवरों की हड्डियां, मिट्टी के बर्तन, ये सब जो कॉमन चीजें मिलती हैं तो हम उसको मेंशन नहीं करते हैं। कुछ थोड़ा हटके मिल रहा है जो डिफरेंस को बता रहा है उसको मेंशन करते हैं। जैसे ऑप्शनल में क्या होगा कि दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम व्यापार संस्कृति में क्या समानता और अंतर। ऑप्शनल क्या करता है कि ऐसे लेकर के, चूंकि आपको पढ़ना होता है ना ऑप्शनल, तो वो जानकारी बढ़ जाती है वहां पे। ठीक, जानकारी वहां पे फिर उसी हिसाब से हम लोग मेथड भी अप्लाई करते हैं कि हाँ कैसे पढ़ें, कैसे प्लान करें आप। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन वहां बढ़ा लेते हैं उस हिसाब से हम लोग। यहां बस जानना था हमें। कश्मीर हो गया आपका,
बहुत फेमस, बहुत पुराना, जब भी सवाल इसमें आ ही जाएगा। ठीक है, गर्त आवास यानी गड्ढा बनाकर नीचे रहने के साक्ष्य। हड्डियों के उपकरण जैसे चिरान में मिल रहे हैं और यहां मिल रहे हैं, दोनों का बड़ा मेंशन होता है। मानव को कुत्तों के साथ दफनाने का साक्ष्य। ऐसा देखा गया चीन में जो नौपाषाण है ना, वहां नॉर्मल फीचर है ये। चीन में नौपाषाण मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य। तो कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कश्मीर और चीन के नौपाषाण के लोगों के बीच कभी संपर्क हुआ हो और इस तरह की चीजें डेवलप हो। अनुमान होता है। अनुमान लगाने के लिए, तार्किक लगाने के लिए सब स्टूडेंट भी फ्री होते हैं। तार्किक होना चाहिए। जो पुरातत्वविद और जो इतिहासकार अनुमान लगा रहे हैं उनका बहुत विशद अध्ययन होता है दुनिया के अलग अलग संस्कृतियों के बारे में, विकास यात्रा के बारे में, तब वो अनुमान व्यक्त करते कि नहीं कि उठा और हमने कहना शुरू। ठीक है, तो वो जो किताबों में लिख रहे हैं अनुमान बेसिक व्यक्त कर रहे हैं, बट एक विराट विशद अनुभव के बाद अनुमान व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है थोड़ा, है ना। वो सब बड़े विद्वान होते हैं जो अपनी बात कह रहे होते हैं। ऐसे ही हमने दक्षिण भारत में कर्नाटक, देखोगे राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह में कोई लोकप्रिय साइट्स का उल्लेख नहीं मिल रहा है इस समय। गुजरात वगैरह में नौपाषाण काल साइट्स हैं बट कम है वहां पे, और बहुत उल्लेख अभी नहीं मिल रहा। अनुसंधान का विषय है, बहुत पैसा लगता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के समझ लो आप, लगभग 2800 से 3000 के बीच में स्थल मिल चुके हैं अब तक, ऐसे ऐसे साइट्स, और लगभग 5% के आसपास अब तक एक्सकेवेशन हो पाया है। ठीक है, तो बहुत खर्चीली प्रक्रिया है ना, पैसे बहुत लगते हैं। तो सरकार का जो बजट होता है ना, सब हिस्सों में बांटती है ना सरकार, रक्षा में, कृषि में, शिक्षा में, विज्ञान में, सब में, तो अनुसंधान में। ठीक है, जो बजट होता है उस दायरे में काम होता है। तो ये दक्षिण भारत हो गया आपका। तो नौपाषाण काल की खास बात क्या है? खेती और पशुपालन नियमित विशेषता है, अस्थायी बस्तियां नियमित विशेषता है, पहिए का ज्ञान, ये सब नॉर्मल फीचर जो मैं भी लिखवा दूंगा। उपकरण में क्या अंतर है? उपकरण तो पत्थर और हड्डियों के ही है। पत्थर यानी फ्लैग, एक बार फ्लैग आ गया तो मैक्सिमम फ्लैग के ही बनेंगे। इस बार उपकरण में सबसे बड़ा अंतर क्या आया है कि मानव ने उन पत्थरों की पहचान कर ली है जिसको दोबारा घिस करके उस पे धार पैदा। पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल में क्या होता था? एक बार इस्तेमाल किया और उसको फेंक दिया। ठीक है, क्योंकि अभी क्या था, जैसे आप खेती कर रहे हैं कहीं एक जगह पे, आप है ना, मान लो जैसे हम यहां खेती कर रहे हैं, फसल छोड़ के तो जाएंगे नहीं हम, हमें उपकरण की जरूरत पड़ेगी। तो भाई मानव बुद्धि लगा रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें बार बार कहीं जगह छोड़कर जाने की जरूरत। तो पूरे नौपाषाण काल की एक खास बात है, इसको पॉलिश या घर्षित उपकरण कहते हैं। ये भी बहुत बड़ा बदलाव है। अब क्या हुआ, जैसे हमने 20 पत्थर यहां जमा कर लिया और कैसे धार पैदा करेंगे हम, तो हमें बार बार पत्थर लाने के लिए जाने की जरूरत। कृषि और पशुपालन में एक जगह टिक करके रहना पड़ेगा। ठीक, तो ये एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। दूसरा, एक हमने पढ़ा था हस्त कुठार, प्रकृति ने जैसा पत्थर दिया उसको लिया, उठाया और दे मारा। अभी क्या देखोगे आप, कुल्हाड़ी जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, लकड़ी को चीरने के लिए, काटने के लिए कुल्हाड़ी आपने देखा होगा। लकड़ी का डंडा होता है और लोहे का उसमें मतलब वो नुकीला हिस्सा होता है लोहे का बना हुआ। अब इस समय लोहा वगैरह का तो ज्ञान नहीं है, पर उस समय हम क्या देखेंगे, जो नौपाषाण काल के मानव कुल्हाड़ी बना रहे हैं, लकड़ी का या हड्डी का डंडा है और सिरे पे पत्थर को इस तरह से फिट कर ले रहे हो कि काटने के काम हो। तो ये सब बौद्धिक विकास को, कुछ फसल काटना हो, पेड़ जंगल वंगल काटना हो, जितना संभव है। कभी आप बढ़ई को काम करते देखेंगे आप, तो बसुला वो खोदने के भी काम आ सकता है, मिट्टी छीलने के भी काम आता है, लकड़ी वगैरह कभी आप देखेंगे। कुल्हाड़ी का ही थोड़ा सा चौड़ा वर्जन होता है बसुला, अंग्रेजी में एक्स और सेल्ट कहते हैं। तो उपकरण में क्या बदलाव आ जाएगा, एक तो घर्षित या दोबारा उसमें धार पैदा किए जा सकते हैं। प्रमुख उपकरण क्या है इस समय के? बसुला, सेल्ट और एक्स, जो सबसे पॉपुलर उपकरण है। पुराने वाले जितने उपकरण हैं वो चलते रहते हैं, मतलब हमने पहले कहा आपको
सिलबट्टा का महत्व है आज तक। जैसे अब देखो गेहूं और सब रागी ज्वार बाजरा सबका महत्व चला ही आ रहा है ना जीवन में आज तक। क्या होता है, जो चीज की उपयोगिता होती है मानव उसको संभाल कर रखता है अगली पीढ़ी में पास ऑन, जिसकी नहीं उपयोगिता धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। स्वाभाविक तौर पर हम लोग जीवन ऐसे ही जीते आते हैं। ठीक है, तो उपकरण लिख लें आप जरा, 2 लाइन लिखना है आपको उपकरण के बारे में। प्रमुख उपकरण लिख लें आप इसमें, सेल्ट, इंग्लिश में फिर रखिएगा, और एक्स। वहां आपको लिखना हो तो आप देवनागरी में लिख दीजिएगा सेल्ट एक्स ऐसे करके, है ना। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है ये घर्षित उपकरण है, अर्थात पुनः इसका उपयोग किया जाता था। पुनः इसका उपयोग किया जाता था। कौन लिख रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास सर अधूरा ही है? अपना कोई सिंह करके है ना, कोई बात नहीं, रहने दो, बच्चों को लिखने दो। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे आप भी कल ऑनलाइन क्लास करेंगे, जो बच्चे भी करते हैं, यदि मेरी बात ठीक से पहुंच रही है किसी भी टीचर की बात, तो आपका तो पूरा फोकस पढ़ने पे, जो लोग यहां बैठे हुए हैं तो उनको टाइप करने का टाइम कैसे मिल जाता है? अच्छा, कुछ नहीं सुनाई पड़ा तो पूछ सकते हैं किसी से, भाई कोई कॉपरेट भी करता है ना। अभी चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास अधूरा है सर। भाई हर जगह अधूरा रहता है फिर पूरा होता है। ठीक, घर्षित उपकरण, इससे क्या फायदा होगा कि मानव को अब बार बार पत्थरों की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा, जिसको कच्चा माल भी कहा जाता है, रॉ मटेरियल, है ना। एक बार आपने जमा कर लिया तो उसका आप इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या होगा, खेती के लिए मानव ने ऑब्जर्व किया होगा ना, थोड़ा मिट्टी वाला इलाका चाहिए। अब पठारी क्षेत्र में कितना खेती होगा, पहाड़ों में देखते होंगे ना सीढ़ीदार खेती वगैरह, तो सब मॉडर्न फिनोमिना है। थोड़ा बहुत कहीं मिट्टी है तो वहां कुछ फसल उगने वाली बात होती है, कहीं जंगलों को थोड़ा जला लिया और खेती कर ली। तो यदि पानी का सोर्स थोड़ा सा पठारों से पर्वतों से दूर भी कहीं है तो मानव जरूर सोचेगा कि वहां चल के बसते हैं और खेती पशुपालन करते हैं। नवपाषाण काल से ही बसना शुरू होगा और फिर इसके बाद धीरे धीरे पठारों को छोड़कर थोड़ा मैदानी इलाकों में भी लोग बसना शुरू कर देंगे। फिर मैदानी इलाकों में गांव बसने शुरू हो जाएंगे। जब जरूरत से ज्यादा उत्पादन होगा तो समाज में भेदभाव शुरू हो जाएगा, फिर राज्य की जरूरत पड़ेगी। ऐसे करते करते समाज बदलता चला जाएगा। तो ये वो प्रक्रिया है जो सोचने के लिए अगली रीति में और क्या बेहतर करें, तो मानव को प्रेरित करेगा कि वो मैदानी क्षेत्रों की तरफ जाए। बुद्धि तो इंसान लगा ही रहा है, जैसे चिरांद है वो मैदानी क्षेत्र में बढ़ता है, चिरांद जो है वो मैदानी क्षेत्र में बढ़ता है। ठीक, तो ये बड़ा बदलाव है उपकरण के क्षेत्र में। भौगोलिक वितरण हो गया आपका नवपाषाण काल का, उपकरण हो गया आपका। अब आपने देखा होगा जीवन यापन का एक पैटर्न है, जैसे जलवायु, खान पान, रहने की जगह, कृषि, पशुपालन, कपड़े, आग, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ये सब एक कॉमन फीचर पे जिसमें हम बात कर रहे हैं, कॉमन पैटर्न है, सिनॉप्सिस। हर जगह कुछ 8-10 बिंदुओं को लेकर मैं बता रहा हूं, देखो ये चीज ऐसा था ऐसा था, ताकि पीछे वाले क्लास से आप उसकी तुलना कर पाएंगे, आप विकास को समझ पाएंगे, अंतर को समझ पाएंगे। आप लिखें आप जीवन यापन के बारे में। लिखें आप कि
देखिए, इस काल में भी जलवायु मध्य पाषाण काल की तरह ही यानी अब इसमें कोई चेंज नहीं होना, जिसको हमने वर्ड यूज किया था आपका देखो होलोसीन, ये नाम ना विद्वानों ने दिया है, ठीक, उस अवस्था को जब चेंज हुआ, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम। जैसे आज जो वातावरण में जो जलवायु में जो गर्माहट हम देखते हैं, ये सब होलोसीन 10,000 12,000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ और वही चला आ रहा है। मतलब समझो 14,000 साल से लगभग एक जैसा वातावरण, 2,000 साल इधर और 12,000 साल पहले, लगभग एक जैसा टेम्परेचर, जहां जो रहना, कहीं ठंड वाला प्रदेश कहीं गर्मी वाला प्रदेश, ऐसा चल रहा है। इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। अगला पॉइंट लिखें, नवपाषाण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है कृषि एवं ठीक है पशुपालन का जीवन यापन में नियमित उपयोग। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, भारतीय उपमहाद्वीप के भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग फसलों अलग अलग फसलों के खेती के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य मिलते हैं, लिख लें आप, जैसे मेहरगढ़, मेहरगढ़, विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, दक्षिण भारत इत्यादि कर दीजिए आप। ठीक है, नाम लिखना तो लिख दीजिएगा, वहां से गेहूं का मिला, कहीं से धान का मिला, ऐसे मन करे तो अलग अलग क्षेत्रों से हमें साक्ष्य मिलते हैं। अगला पॉइंट लिखें आप, कृषि के साथ साथ पशुपालन के भी बहुतायत में साक्ष्य मिलते हैं, बहुत ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं, बहुतायत में साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, पशुपालन की भी बहुतायत में। अब जैसे जब भी बात होगी पशुओं की, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कुत्ता है ना, भेड़, बकरी, ठीक है, और जितने भी नॉर्मल जानवर, जिनको जो घास खाने वाले जानवर हैं, उनके ज्यादा मिलेंगे आपको। लेकिन पशुपालन पशुपालन नियमित तौर पर भोजन, सुरक्षा का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करा रहा था। वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करा रहा था।
देखो, मानव ने कब जानवरों के दूध का उपयोग अपने लिए करना शुरू किया होगा, कहना बड़ा मुश्किल होता है। बट चूंकि मानव शिकार करता आया, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, तो यह माना जाता है कि वो शिकार के लिए पहले इसका उपयोग, क्योंकि अब खतरा नहीं, जैसे बकरी है तो बकरी के प्रजनन दर बहुत अच्छा होता है, एकदम सुरक्षित है, तो मानव ने ऑब्जर्व किया होगा। अब आप देखेंगे जो मतलब नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, आज भी जो मटन वगैरह है, अब तरीका बदलता चला गया, बट ये तो हजारों साल की परंपराओं से चला आ रहे हैं। अब मछली का साक्ष्य है, बट मध्य पाषाण काल में जब नदियां ज्यादा हो गई तो मछली ज्यादा, ये सब अपना नेचर का खेल है। अब मछली को पकड़ने में कोई खतरा, किसी जानवर को शिकार करने जाए आप, मछली दोनों में बड़ा है, मछली कोई भी हिम्मत करता है कि चलो हम भी फिशिंग करते हैं, ठीक है, तो मछली को पकड़ने में कोई खतरा, तो मानव ऑब्जर्व करेगा ना किसमें कम खतरा है, ठीक है। तो वैसे ही भेड़ बकरी गाय भैंस वगैरह जो पालना है, ठीक है, और मछली वगैरह को जब ऑब्जर्व करें तो ये सब मेजर सोर्स बनने वाला है, ठीक है। तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, खाद्य सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण चीज है। खेती से ज्यादा महत्वपूर्ण पशुपालन है। नवपाषाण काल में खेती कितना, मान लो कुछ उपजा रहे हैं वो, तो यह माना गया है कि नवपाषाण काल में पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण खाद्यान्न का स्रोत था, ना कि खेती। जब तक आप मैदानी इलाकों में बसेंगे नहीं, उपज ज्यादा नहीं होगी, तब तक आपकी खेती पर निर्भरता बड़े पैमाने पर नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, कृषि और पशुपालन ने जीवन में अस्थायित्व को बढ़ावा दिया। जीवन में अस्थायित्व को बढ़ावा दिया। लेकिन इसी के साथ मानव अस्थाई आवास की ओर अग्रसर हुआ। अस्थाई आवास की ओर अग्रसर हुआ। ठीक, अग्रसर हुआ। अगला पॉइंट लिखें, साक्ष्यों से लकड़ी एवं मिट्टी से निर्मित मकानों के अवशेष मिलते हैं। मिट्टी से निर्मित मकानों के अवशेष मिलते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप, हालांकि अधिशेष उत्पादन नहीं होता था। अधिशेष का मतलब सरप्लस, जरूरत से ज्यादा। हालांकि अधिशेष उत्पादन नहीं होता था, और पत्थरों पर इनकी निर्भरता बनी हुई थी। पत्थरों पर इनकी निर्भरता बनी हुई थी। अतः नदी घाटी को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में बसने की संभावना कम थी। नदी घाटी को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में बसने की संभावना कम थी। ठीक है, मतलब अभी आप बहुत दूर नहीं जा सकते थे, बसने की संभावना कम थी, क्योंकि अधिशेष उत्पादन के हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगला पॉइंट और लिखें आप, इसी में एक पॉइंट और लिखें,
साथ, along with, साथ ही, इसके साथ साथ लिखिए शिकार एवं खाद्य संग्रह भी खाद्य संग्रह भी जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ था। शिकार एवं खाद्य संग्रह भी जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि शिकार बंद हो जाएगा। आज भी लोग शिकार करते हैं, लोग शौक से शिकार करते हैं, और बहुत सारे जो आदिम ट्राइब है ना, उस दौर के ट्राइब जो है, देखेंगे शिकार आज भी प्रकृति ने जो दिया है उसको संग्रह करके आज भी जीवन यापन, ठीक है, आज भी जीवन यापन लोग करते हैं। तो उसका भी महत्व बना हुआ अपना, ऐसा नहीं कि उसका महत्व समाप्त पूरी तरह से। एक और पॉइंट लिखें आप, लिखे इस प्रकार नौपाषाण योगिन मानव, इस प्रकार नौपाषाण योगिन मानव केवल उपभोक्ता नहीं था, बल्कि उत्पादक भी था। बल्कि उत्पादक भी था, यानी अब खेती और पशुपालन के साथ मानव जो है अब उत्पादन भी कर रहा है अपना, ऐसा नहीं कि केवल उपभोग कर रहा है। खेती, पशुपालन, अस्थाई आवास, तीनों को एक साथ मिला देंगे ना आप, इसको कहा जाता है मानव ने बसने की शुरुआत की। कभी आपने 6 क्लास वाली एनसीईआरटी पढ़ी हो तो उसमें लिखा है बसने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। इस तीनों को एक ही साथ हमने इंटरकनेक्ट कर दिया। इसी तरह से भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एनसीईआरटी को भी एग्जाम में महत्व दे दिया जाता है, ठीक है, तो कैसे मानव ने बसना प्रारंभ किया, बसना शुरू किया, पूरी कहानी इसमें समझाई है। जैसे बच्चों को समझाया जाता है वैसे समझाई गई है 6ठी क्लास वाली में, ठीक। तो तीनों को यहां पे एक साथ इंटीग्रेट। अब आप तुलना भी कर सकते हैं। आप अभी के देखो क्या बदलाव आया, खेती, पशुपालन नियमित विशेषता बन गई, नियमित उपयोग, तो अस्थायी रूप से रहना भी शुरू कर दिया, ठीक। तो पहले ये सब चीजें हमें नहीं दिख रही है मध्य पाषाण और पूरा पाषाण में। बड़ा बदलाव है मानव के जीवन में। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखे नए नए उपकरणों, नए नए उपकरणों तथा घर्षित उपकरणों का उपयोग, घर्षित उपकरणों का उपयोग भी मानव के बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ साथ, मानव के बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ साथ विकास के साथ साथ मानव के अस्थायी आवास, अस्थायी आवास की ओर अग्रसर को भी दर्शाता है। अग्रसर को भी दर्शाता है। मानव अस्थायी आवास की तरफ बढ़ रहा है, ठीक, अग्रसर को भी दर्शाता है। तो खेती, पशुपालन, घर्षित उपकरण, झोपड़ियों के साक्ष्य, थोड़े लंबे समय तक के साक्ष्य, ये सब बता रहे हैं कि मानव सेडेंटरी लाइफ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, खानाबदोश जीवन से अस्थायी आवास की तरफ, ठीक है। ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, कभी सवाल ही बन जाएगा कि भाई खानाबदोश जीवन से जो प्रारंभिक मानव है भारतीय,
अस्थाई आवास की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। तो आपने क्या समझा, ऐसे सवाल ही बन जाएगा कभी। तो जो छोटी छोटी बातें होती हैं उसको हमें पकड़ना है, समझना है बस। इससे आगे के पॉइंट लिखें आप। लिखें कि नवपाषाण काल में हाथ से निर्मित नवपाषाण काल में हाथ से निर्मित, ठीक है, एवं कुम्हार के चाक पर निर्मित, कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं ना, कुम्हार के चाक पर निर्मित दोनों प्रकार के बर्तनों के साक्ष्य मिलने लगते हैं। देखिए, संभवतः बर्तनों का उपयोग वस्तुओं के संग्रह एवं भोजन को पकाने में किया जाता होगा। भोजन को पकाने में किया जाता होगा। ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार वाली बात है, मानव बुद्धि लगातार लगा रहा है। अब जब उसके पास भोजन वगैरह है तो कैसे रखे, कहां रखे, वो ऑब्वियस है, जो मिट्टी पत्ते वत्ते पे ही रखता होगा पहले वो। तो धीरे धीरे उसको समझ बनी, कुछ ऐसा करे जिसमें हम जो कंदमूल वगैरह भी मिल रहे हैं या जो मांस वगैरह भी हैं या कृषि संबंधी उपज है, कुछ भी वस्तु आपको रखना हो तो कैसे रखेंगे आप। फिर कभी बुद्धि में चलो इसमें पका के देखते हैं, मतलब है ना। तो भोजन को पकाना भी, तो बर्तनों के भी आप देखोगे नियमित बर्तन मध्यपाषाण काल में चौपानी मांडो से पहली बार बर्तन के साक्ष्य मिल रहे हैं, बट नियमित बर्तन के साक्ष्य हमें नवपाषाण काल के लगभग सभी स्थलों से मिलते हैं। तो कृषि, पशुपालन, बर्तन, अस्थाई आवास, ये सब नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगला पॉइंट लिखें आप। लिखें, इस काल से पहियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। नवपाषाण काल में पहियों के साक्ष्य मिलने लगे, जैसे कुम्हार का चाक एक तरह से पहिया जैसा है, और भी पहियों के साक्ष्य। अब इससे क्या होता है, भारी वस्तुओं को आप एक जगह से दूसरी जगह या व्यक्ति के आवागमन में भी सुविधा होगी। एक एक ज्ञान जीवन को बदलने वाला है। एक एक ज्ञान जीवन को, तो मानव ऐसे ही स्ट्रगल करते करते जीवन को, है ना, पहियों का भी ज्ञान। लिखें कि कपास की खेती की, इसी में लिखेंगे आप, कपास की खेती के भी प्रमाण मिलते हैं। देखो, कोई कपड़ों का साक्ष्य नहीं मिल रहा है ना, कि यहां कपड़े मिले वहां कपड़े मिले, बट कपास की खेती के साक्ष्य मिल रहे हैं प्रमाण, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं। हो सकता है मानव उस दिशा में आगे बढ़ रहा हो। ठीक है, जब अस्थाई जीवन है तो मानव उस दिशा में भी आगे बढ़ रहा हो लगातार। ये सब शिल्प ही तो है। अब देखो, पत्थर का उपकरण, बर्तन, कपास की खेती का उसको ज्ञान है, तो ये सब तो बता रहा है पहिए का ज्ञान। यानी आप देखोगे निर्माण कार्यों का दायरा भी बढ़ रहा है ना, अलग अलग चीजों को निर्माण किया जा रहा है मानव के द्वारा। हाथ से बनी हुई वस्तुएं, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, हम देखें क्या शिल्प की दिशा में भी मानव आगे बढ़ रहा है।
पहले की तुलना में विविधता इसमें भी आ रही है, डाइवर्सिटी बढ़ रही है। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें साक्ष्यों से जो एविडेंसेस मिलते हैं, साक्ष्यों से पारिवारिक जीवन साक्ष्यों से पारिवारिक जीवन, कॉमा देखिए इसी में लिखेंगे आप, साक्ष्यों से पारिवारिक जीवन, लिखेंगे अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, कॉमा कला में रुचि, कला आर्ट में रुचि इत्यादि की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये सब मध्यपाषाण काल जैसे हमने लिखा था, ये सब भी जानकारी हमें मिल रही है ना। जो मेन बड़े बदलाव थे हमने उसको एक बार पिक कर लिया, कृषि, पशुपालन, अस्थायी आवास, बर्तन, पहिया और कपास। आग का नियमित उपयोग मध्यपाषाण काल में शुरू हो गया, वो भी बहुत बड़ा बदलाव है। जैसे आग का ज्ञान, अब मान लो हमें साक्ष्य तो पूरा पाषाण काल में भी मिल रहा है, बट वो थोड़ा अलग तरह का वातावरण है। मध्यपाषाण काल में अधिकाधिक उपयोग के साक्ष्य। अब आप सोचो कि चूल्हा, तो चूल्हा भी इस समय है, अजली हड्डियां तो वो भी इस समय है, गर्त चूल्हा, वो सब नियमित विशेषता। पीछे वाले जो चीजें, जैसे आग आज तक उपयोग में आता है। मानव ने कैसे समझा होगा, तो आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, जब वातावरण जलवायु जब गर्म हुई अपेक्षाकृत, तो टहनियों की टकराहट से या पत्थरों को रगड़ने से, जो चिंगारी वगैरह से मानव ने आग के ज्ञान को समझा होगा। कैसे उस ज्ञान का उपयोग करते होंगे, कैसे संभालते होंगे। तो आज की तरह माचिस तो था नहीं, तो कितना समय लगा होगा कि जब भी चाहे वो आग का उपयोग हो, जला के छोड़ देंगे तो नुकसान भी बहुत होता रहेगा उसमें कुछ। तो अभी सब तो अधूरा ही ज्ञान है कि कैसे कैसे किया होगा उन्होंने, मतलब अनुमान व्यक्त किए जाते हैं। बट एक बार आग है तो आप देखो उसके बहुत सारे फायदे हैं। रोशनी यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर है, जंगली जानवरों को रक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर है, शिकार करने में उपयोगी है, भोजन को पकाने में उपयोगी है। एक बार आग का ज्ञान तो कई तरह से बहुत उपयोगी हो सकता है अपने आप में। मध्यपाषाण काल में तो ये सारे ज्ञान अलग अलग दौर में बढ़ते जा रहे हैं ऐसे करके, ठीक। तो ये विकास की यात्रा है। अब पूरे पाषाण काल में एक चीज हमें और पढ़ना है, वो है पाषाण युगीन चित्रकला, ठीक। तब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मेंस में वैसे इससे एक आधा सवाल पूछा गया है, पूरा नहीं। कई बार ना टॉपिक को मिला के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अभी देखो यहां पे कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे और डेवलप करूंगा मैं। जैसे एक शब्द से अब आप परिचित तो हैं ना, दो चार बार हमारे मुंह से सुन लिया, संस्कृति। ये शब्द अब सुना हुआ है ना। संस्कृति का मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। लिखते चलिएगा आप कॉपी में, समझाने वाला कार्यक्रम तो होगा बट लिखते चले आप। एक शीर्षक दे दें संस्कृति, थोड़ा मैं समझा दूं फिर मैं चित्रकला पे आऊंगा। अब इसको आप ऐसे समझिए, सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, जैसे सोने जा रहे हैं मान लो बिस्तर पे, हम कहाँ सो रहे हैं, तो भाई आप देखोगे बेड है या नीचे चटाई पे सो रहे हैं। मान लो छात्र हैं तो भाई बहुत तरह के अनुभव होते हैं छात्रों के अपने अपने, है ना, ठीक है। क्या हम कुछ ओढ़ने के लिए उपयोग करते हैं, चादर बिछाने के लिए उपयोग करते हैं, और भी जो भी हमारा, सुबह उठते हैं तो जो हमारा वे है पानी पीना या नित्य क्रियाक्रम करने के बाद कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो पूजा पाठ, कुछ भी स्नान ध्यान करना, पढ़ना, चाय पीना, अखबार पढ़ना, मतलब जो कुछ भी हम कुछ भी कर रहे हैं 24 घंटे में, वो क्या हो रहा है, हम बेसिकली जीवन जी रहे हैं।
तो संस्कृति ना बहुत ब्रॉड है, संस्कृति के बहुत सारे डेफिनेशन है, अलग अलग लोगों ने दिए हैं। पर किसी का डेफिनेशन पढ़ोगे ना, नेहरू जी ने क्या कहा, राधा कृष्ण ने क्या कहा, रजनीश ने, आचार्य रजनीश ने क्या कहा, तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है। एग्जाम में इस्तेमाल, एक सिंपल सी बात है, हम मानव कुछ भी कर रहा है, मानव जो जीवन जी रहा है वही संस्कृति कहलाता है, जीवन जीने का तरीका। ठीक, एक पॉइंट हो गया। इतिहास में अगला पॉइंट लिखें, इतिहास में संस्कृति के अंतर्गत, संस्कृति के अंतर्गत मुख्यतः कला, साहित्य, धर्म दर्शन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इत्यादि का अध्ययन करते हैं। इतिहास में संस्कृति के अंतर्गत मुख्यतः कला, साहित्य, धर्म दर्शन, विज्ञान प्रौद्योगिकी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ठीक, लेकिन आप अंशतः, अंशतः यानी आंशिक तौर पे, ठीक, आंशिक तौर पे अर्थव्यवस्था एवं समाज का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, मुख्यतः कला, साहित्य, धर्म दर्शन, विज्ञान प्रौद्योगिकी का अध्ययन करते हैं। आंशिक तौर पे अर्थव्यवस्था एवं समाज का भी अध्ययन करते हैं। इतिहास में संस्कृति का मतलब हो गया वे ऑफ लाइफ, जो जीवन जीने का रास्ता है, मार्ग है। हम कुछ भी कर रहे हैं, सब संस्कृति का पार्ट है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, डिस्कशन को हम लोग और आगे फिर इनरिच करते जाएंगे। हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं ना, पहले एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, कभी नहीं भूलना है। और एग्जाम के लिए जब भी पढ़ते हैं तो जब तक दिमाग में कुछ फ्रेम नहीं बनेगा तो हम उसका यूज नहीं समझ पाएंगे। ठीक, इतिहास की किताबों में कैसे पढ़ते हैं, तो इतिहास की किताबों में हम संस्कृति के अंतर्गत कला, साहित्य, धर्म, विज्ञान ये सब पढ़ते हैं। ठीक, इतिहास की किताबों में हम ऐसे अध्ययन करते हैं। हम क्यों इतिहास की किताबों में इसको पूरा जीवन जीने के तरीका को केवल इसको ही क्यों पढ़ते हैं इतिहास की किताबों में? ये सब चीजें ना आज भी हमारे जीवन में चल रही हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीति का हमारे जीवन में कुछ खास प्रभाव नहीं है। बिंबिसार ने क्या किया उससे हमारे जीवन में बहुत फर्क अब, बट बिंबिसार के समकालीन बुद्ध ने जो शिक्षा दी उसका आज भी बहुत महत्व। प्रधानमंत्री जी आज अमेरिका गए हैं और अमेरिका में बहुत सारा कार्यक्रम है, 3 दिनों का कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वार्षिक अधिवेशन होता है उसमें प्रधानमंत्री जी स्पीच देने वाले हैं। आमतौर पे प्रधानमंत्री जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर से स्पीच देते हैं तो जरूर कहते हैं भाई देखो हम बुद्ध के देश के रहने वाले हैं, हम युद्ध की भाषा में कभी बात, कहां बुद्ध और कहां युद्ध। ठीक, एक बात हम कह रहे हैं, प्रायः कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे। क्यों? तो आप देखोगे उस दौर का साहित्य, उस दौर का धर्म, जितनी पूजा पाठ की पद्धति आज भारत में प्रचलित है सब तो प्राचीन काल से चली आ रही। इस्लाम भी तो प्राचीन काल में भारत में आ गया था, कुछ मध्यकाल से चली आ रही है, जैसे सिख धर्म की बात करें हम। तो ये इसमें क्या होता है, कला साहित्य लगभग जैसा उस दौर में था लगभग वैसा आज भी है। तो एग्जाम में क्यों महत्व दिया जाता है? क्योंकि एक जागरूक स्टूडेंट इसको ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है। ठीक, रुपये का हम सब इस्तेमाल करते हैं ना, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, सब प्लास्टिक मनी के युग में तो ऑनलाइन पेमेंट का डिजिटल पेमेंट चलता है, बट फिर भी यूज तो करते होंगे आप। 10 रुपए का नोट किसी ने देखा है? 20 का, जितने भी रुपए हैं उस पर देखोगे कोई ना कोई स्थल की आकृति बनी हुई है।
ठीक, तभी नोटिस करिएगा, किसी पे सांची का स्तूप है, किसी पे कोणार्क का मंदिर है, किसी पे लाल किला है, किसी पे रानी का वाव बना हुआ है, किसी पे हम्पी का स्मारक बना हुआ है, कर्नाटक में पड़ता है हम्पी। अब हर एक व्यक्ति जो रुपयों का यूज करता है उसको भी पता है कोणार्क में एक मंदिर है, यानी कला का पार्ट हो गया हमारा वो। ठीक है, कला का पार्ट हो गया। तो ये चीजें क्या होता है, एकदम से जीवंत हम कैरी कर रहे हैं इसको अपने साथ साथ, और कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी और सोसाइटी को भी कैरी करते हैं। जैसे ये सारे फसल हैं भारत में, हम चाहे जितना अनुसंधान, मिट्टी है, फसल, बीज है, सिंचाई है, बट ये परंपरा कभी टूटी नहीं है। एक बार गेहूं, जौ, चावल आ गया तो हड़प्पा काल, वैदिक काल, हर दौर में सारे फसल मौजूद। सामाजिक जीवन की बात करें, जैसे हमने बताया कि भाई, आपको याद होगा पिछले क्लास में विरासत की बात करें तो हम लोग जाति प्रथा है, वर्ण व्यवस्था है, विवाह की परंपरा है, शिक्षा का तौर तरीका, बहुत सारी चीजें प्राचीन काल, मध्यकाल से चली आ रही हैं भारत में। इसलिए संस्कृति के डिबेट में नहीं जाना, हमें यह समझना है कि संस्कृति में हम क्या क्या पहलू, क्योंकि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं पाषाण युगीन चित्रकला, थोड़ा इसको और विस्तार से मैं समझाऊंगा। मेंस में बेसिकली कल्चर को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। जो भी 3 सवाल पूछे गए हैं अभी इस बार, आज सुबह 9 से 12 में जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न कला साहित्य पे पूछे गए और 1 समाज अर्थव्यवस्था पे पूछा गया है। ठीक, 2 सवाल यहां से पूछे गए और 1 यहां से पूछे गए हैं। तो अब जो इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं, अभी तक तो पूरा परिचय दे रहा था ना, अब ये मेंस के लिए संस्कृति को जानना जरूरी है। संस्कृति और विरासत 2 शब्द यूज किए गए हैं। सिंपल हो गया जीवन जीने का तरीका, फिर इसकी हमने बात कर ली। यानी संस्कृति में ये सारी चीजें आ जाती हैं जो हमें पढ़ना होता है, क्योंकि सब जीवन का पार्ट है ना। हम बड़ों से कैसा व्यवहार करते हैं, छोटों से कैसा व्यवहार करते हैं, दोस्तों से, अनजान लोगों से, परिवार में जो हमारी महिला सदस्य हैं उनके साथ हम कैसा भाव रखते हैं, हम जब समाज में निकलते हैं सार्वजनिक जगह वहां कैसा, ये सब हमारे जीवन व्यवहार का पार्ट है। गरीब के साथ क्या नजरिया है ना, किसी मुद्दे पे क्या विचार है, ठीक है, ये सब हमारे उसके पार्ट हो जाता है। इसलिए ब्रॉड क्या होता है जीवन जीने का, संस्कृति का मतलब जीवन जीने का। संस्कृति के बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। संस्कृति ही राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था सब उसके अंदर समाहित हो जाएंगे। ये इतना ब्रॉड होता है। इतिहास में अलग क्यों करते हैं, क्योंकि ये चीजें प्राचीन और मध्यकाल की आज भी हमारे जीवन में, इसलिए इसको अलग करके पढ़ते हैं हम। और यूपीएससी में इसको क्यों महत्व दिया जाता है, केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान, अखबारों का ज्ञान, थोड़ा घूम फिर करके भी आप इसको समझ और लिख सकते हैं, इसलिए महत्व दिया जाता है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य पे और बिंबिसार पे और अजातशत्रु पे सवाल मेंस में नहीं पूछे जाते हैं, बट कल्चर पे सवाल मेंस में पूछ लिए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो 3 छोटी छोटी बातें मैंने यहां पे रखी। चौथा हम आगे बढ़ते इसी में। हम जैसे अभी हमने लिया संस्कृति की बात कर रहे हैं आपसे हम, ठीक, ये भी पॉइंट आपको करना है मेरे साथ साथ ही, ताकि हमेशा के लिए ध्यान रहे। संस्कृति का पहला जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है वो होता है कला। कला यानी आर्ट। इसके भी कई तरह के डिवीजन होते हैं, मैं धीरे धीरे सब बता दूंगा आपको। आर्ट का मतलब आप समझिएगा एक तरह से सृजन, क्रिएटिविटी। आर्ट क्या होता है? क्रिएटिविटी, जब आप कुछ करते हैं। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मेरा अपना तरीका है, प्रेजेंट करने की मेरी कला है, ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी का आप इतिहास को ऐसे पढ़ें। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, लिखना भी एक कला है, हर कोई अलग अलग तरीके से लिख रहा है, अपना अपना आर्ट है उनका। क्रिएटिविटी, कला किसको कहते हैं? क्रिएटिविटी को, सृजन को कहते हैं। मुख्यतः इसमें 2 बातें आती हैं, या तो सौंदर्य के लिए, कला में सौंदर्य बोध को देखा जाता है, या फिर उपयोगिता की बात की जाती है। याद कुछ भी नहीं रखना है, एक बार कॉपी में लिख लो, सुन लो, पढ़ते पढ़ते दिमाग में बैठ जाएगा, बट एक बार कॉपी में होना चाहिए, ठीक। कला का मतलब क्या होता है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं। हम 2 तरह से क्रिएटिविटी को देखा जाता है। एक देखा जाता है सौंदर्य बोध, एस्थेटिक सेंस, जैसे दीवारों पर चित्र बनाए जा रहे हैं,
ये इमारत बना तो कितना खूबसूरत बनाया गया इसको, इमारत को। ठीक, चौकोर सा इमारत आप देख रहे हैं, आप यहां बना हुआ है जिसमें हम लोग क्लास चल रही है अभी, है ना। तो इसकी उपयोगिता भी है, हॉल है, व्यवसायिक उद्देश्य से बनाया गया, ये इसकी उपयोगिता हो गई। चौकोर बनाया गया, इसको बीच में स्तंभ दिए गए मान लो, ठीक है ना। और बाहर से भी इसका एक अच्छा लुक देने के लिए, नहीं, सौंदर्य हो गया। तो दो ही पक्ष होते हैं, या तो सौंदर्य होगा या उपयोगिता होगी, या दोनों पक्ष होंगे। हम कपड़े पहनते हैं, मान लो कोई तो बना रहा है, कोई डिजाइन करता है, इसकी एक उपयोगिता है और इसका एक सौंदर्य पक्ष भी होता है। कुछ भी लेने जाते तो हम क्या देखते हैं, कुछ भी कितना अच्छा दिख रहा है। इंसान स्वभाव से सौंदर्य बोध की तरफ भी आकर्षित होता ही होता है। प्लस उपयोगिता देखते हैं हम। अभी दो चार बच्चों के चश्मे को देख करके मुझे याद आ रहा है, चश्मे का फ्रेम भी जब हम लेने जाते हैं तो जा देखते हैं ना कौन सा अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर, नहीं, यस, देखते हैं ना हम जाकर के। हम फिर कीमत भी देखते हैं उसका, हम हमारा पॉकेट अलाउ करता है कि नहीं करता। हम कपड़ों खरीदने जाते हैं, सेम चीज करते हैं हम। तो बस सिंपली रखना है, कुछ भी क्रिएटिव हो रहा है तो उसमें सौंदर्य बोध और उपयोगिता का पुट होता है। ठीक, अब इसमें तो अभी और बातें कर लेंगे थोड़ा थोड़ा हम, बट कला के अंदर पढ़ते क्या क्या हैं हम। कला के अंदर पढ़ते हैं हम स्थापत्य, स्थापत्य को हम वास्तुकला भी, ये बहुत जरूरी है। जो आपको समझना हो, पूछना हो, सब अभी कर लीजिएगा अब जो मैं लिखा रहा हूं, क्योंकि पूरे इतिहास में आपको यही पढ़ना है। स्थापत्य को वास्तुकला भी कहते हैं हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में इसके लिए आर्किटेक्चर शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक, कला में हम क्या क्या पढ़ते हैं, स्थापत्य कला या वास्तुकला, ठीक है। अंग्रेजी में नहीं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, हम आर्किटेक्चर। जैसे अभी जो क्लासरूम चल रहा है हमारा, मान लो, ठीक, अब ये स्थापत्य का पार्ट है। बनाने वाला कारीगर, इंजीनियर, सबने डिजाइन किया, बनाया, सामग्री का इस्तेमाल किया। जो भी कोई इमारत है, भवन है, महल है, दुर्ग है, मस्जिद है, मंदिर है, स्तूप है, कुछ भी, किसी भी प्रकार की इमारत है, भवन है, उसको हम क्या कहते हैं, स्थापत्य। जैसे कि हमने यूज किया ना रुपए पे लाल किला, वो एक आर्किटेक्चर का उदाहरण है। ताजमहल, कुतुब मीनार, कुछ भी, सांची का स्तूप, कोणार्क का मंदिर, रुपए पे जितना भी देखोगे सब केवल आर्किटेक्चर है उसपे। सोचो, हड़प्पा के दौर की इमारतें आज भी अपनी कहानी बताने के लिए मौजूद हैं। हजारों साल पुराना सांची का स्तूप मौजूद है। अशोक ने सारनाथ में एक स्तंभ रखवाया था, वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा चिन्ह है। वो सारनाथ के स्तंभ के ऊपर जो 3 सिर होते हैं। हिस्ट्री में स्थापत्य पे सवाल पूछे जाते हैं नियमित तौर पे। अभी कला पे 2 सवाल पूछा गया, दोनों में स्थापत्य पूछा गया है। एक पल्लव काल पे पूछा गया, एक चोल काल पे, दोनों में स्थापत्य पूछा गया। उस काल के स्थापत्य के बारे में बताएं। पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा रहता है, टिप्पणी करें, आकलन करें, मैं सब भी समझा दूंगा। हमने कहा ना आपको 8-10 दिन लगते हैं पूरी बात पहुंचाने में, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, 4 घंटे की क्लास हो तो, बट वो लोड ले नहीं पाएंगे। 4 घंटे की क्लास जो है, 2.5 घंटे तक, 2 घंटे तक तो चलता है, 4 घंटे की क्लास लोड नहीं। थोड़े समय के बाद आप झेलना शुरू करेंगे, आप उसको पचाना शुरू करेंगे, ठीक है। इसलिए ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पाषाण काल में चित्रकला। तो कला का एक पार्ट क्या होता है, पेंटिंग, चित्रकला। चित्रकला के बारे में एक अच्छा सा परिचय मैं भी आपको दे दूंगा, क्योंकि हम चित्रकला पढ़ने जा रहे हैं। इस पॉइंट को सभी लोग नोट करेंगे, इसकी जरूरत पड़नी है बार बार मेंस में, ठीक। चित्रकला के बारे में आपको मैं बताऊंगा, पेंटिंग के बारे में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूं क्या क्या इसका पार्ट होता है। ऐसे ही मूर्ति कला, जो मूर्तियां बनती हैं, मूर्ति कला, शिल्प, या ऐसे कर लीजिए आप, हाथ से निर्मित वस्तुएं, जैसे अभी मैं आपको कह दूं,
पाषाण भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण युगीन शिल्प पर टिप्पणी करें। ठीक, बहुत कम है, बट उपकरण तो है ना हर दौर का, हाथ से तो बनाया जा रहा है, वो भी शिल्प का एक पार्ट है। अभी जो हमने पढ़ा उसमें शिल्प क्या क्या है, उपकरण, जितने भी उपकरण हमने पढ़े वो सब क्या हुआ, हाथ से निर्मित वस्तु। ठीक, समझ में आ रही बात। हमने देखा बर्तन, वो उसका पार्ट हो गया। हमने जैसे बात की झोपड़ी वगैरह बनाए जाने, वो शिल्प का पार्ट हो गया। पहिया शिल्प का पार्ट हो गया। जो कुछ हाथ से बनाया जा रहा है वो सब शिल्प का पार्ट है। जैसे हड़प्पा कालीन शिल्प, मौर्य, हर काल में एक शिल्प की बात हो जाएगी। शिल्प को हम इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, ऐसे भी पढ़ते हैं। ऐसे ही आप देखोगे संगीत एवं नृत्य, ये उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, लेकिन कला का पार्ट माना जाता है ये। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं पाषाण युगीन कला के बारे में संक्षेप में बताएं, तो आपको या तो शिल्प के अवशेष मिलेंगे, आपको थोड़े नृत्य के बारे में, नृत्य के भी साक्ष्य मिल रहे हैं, और चित्रकला के जितने साक्ष्य मिलते हैं हमें उसके बारे में बता देना होता है राइटिंग में। सुन पा रहे हैं क्या सभी लोग? इसलिए हमने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझते चलिएगा आप। आगे मेंस आपका इसी पे बेस होकर चलने वाला है। अब देखो, पढ़ाते पढ़ाते दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण युगीन शिल्प पर टिप्पणी करें, या शिल्प का के बारे में परिचय दें, और भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण युगीन कला। अब स्थापत्य के बारे में कुछ खास जान, थोड़ा बहुत इमारतों के, झोपड़ियों के बारे में जानकारी लिख सकते हैं, तो इसके बारे में चित्रकला की जानकारी है, मूर्तिकला के बहुत कुछ खास साक्ष्य नहीं, दो है, शिल्प के साक्ष्य, नृत्य के साक्ष्य हैं। हमने दो दो चार चार लाइन इस पर लिख दिया तो हमारा वो उत्तर तैयार हो गया। ठीक, हम टॉपिक पढ़ते हैं, हम लोग हमेशा किसी टॉपिक को कवर करते हैं। जितने तरह के सवाल बनने उस टॉपिक उसी से कवर हो जाएंगे आपके। सुन पा रहे हैं सभी लोग? तो समझ में भी आ रहा है ना सभी को? ये ज्यादा जरूरी है। सुन रहे हैं अच्छी बात है, सो नहीं रहे ये और अच्छी बात है। समझ में आना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम बार बार बात कर लेंगे आपसे, हम करते भी जाएंगे हम। देखो, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री आसान है, मतलब मैं अपनी भाषा में आपको बता दूं, थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको पढ़ने है। मॉडर्न इंडिया भी आसान है, लेकिन उसमें थोड़ा विचार बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग देना पड़ता है ना। विश्व इतिहास थोड़ा डायनामिक बहुत हो जाता है सीधा वो भी, मतलब डायनामिक बहुत हो जाता है। बहुत सारे राष्ट्रों के बीच संबंधों को, कनेक्टिविटी को देखना पड़ जाता है। सीधे सीधे घटना है। अच्छा, ये कला पूछा हमसे, कला में क्या क्या मिला है, कॉपी में देख रहे हैं, अच्छा ये मिला है, लिख दिया हमने। ठीक, वो मैं भी क्वेश्चन सब लिखवाऊंगा आपको, मतलब किसी टॉपिक में क्या क्या कुछ दो चार क्वेश्चन दे के समझाऊंगा, लिखवा के समझाऊंगा आपको। ये तो समझाने के क्रम में परिचय दे रहा हूं मैं आपको। समझ में आ रही बात ना? क्वेश्चन बोर्ड पे रख करके, प्लान करके, उसका स्ट्रक्चर बना के फिर मैं बताऊंगा आपको। बट क्वेश्चन पे बातचीत करने के लिए हमारे पास अंडरस्टैंडिंग और कुछ इंफॉर्मेशन हो, विश्लेषण हो। हम कैसे बात करेंगे? मैं तो बात कर लूंगा, तो जब आपके पास जानकारी पहुंचेगी तभी बात करने में मजा आएगा मेंस के क्वेश्चन पे। पटना में एक क्लास की शुरुआत हुई थी, मुझे याद है, पटना बोरिंग रोड में। और अभी पटना में जो अपनी क्लास चलती, दो जगह चलती है, एक मुसल्लेपुर हाट में चलती है और एक बोरिंग रोड में चलती है आईएएस की क्लास। बिहार में एक प्रयागराज में भी सेंटर है अपना, वहां भी क्लास चल रहा है। आईएएस की क्लासेस 3 जगह चल रही है, दिल्ली, प्रयागराज और पटना। पटना में भी 2 बैच की शुरुआत थी, मेरे ख्याल में 22-23 जुलाई या शायद जुलाई में, हाँ, शुरुआत हो गई थी क्लास। तो किसी बच्चे ने पूछा, मतलब मैं था और खान सर भी थे, कि सर एक बात बताइए कि राइटिंग कैसे करेंगे? तो खान सर का तरीका थोड़ा अपना यूनिक होता है बताने का। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे छत पे पानी की टंकी है, उसमें टैप भी लगा हुआ है, ठीक, तो तुम बुर्बक, तुम पनिया उसमें भरोगे तब ना पानी चलेगा उसमें। यानी ज्ञान का दायरा होगा तभी तो तुम राइटिंग करोगे ना। जब समझ ही नहीं तो राइटिंग किस बात पे करोगे?
तो बात ऐसा बताते हैं कि दिमाग में हमेशा के लिए परमानेंट छप जाएगा। ऐसे ही किसी बच्चे ने उनसे पूछा सर से, ठीक है, मैं वहीं पे था, उनका तरीका है अपना सर का बात करना, सर ऑप्शनों का चयन कैसे करें, ठीक है। सर ने कहा तुम अपनी पत्नी का चयन कैसे करोगे? सर ने कहा तुम अपनी पत्नी का चयन कैसे करोगे? ये मेरे ख्याल में मुसल्लेपुर हाट में या बोरिंग रोड में, मुसल्लेपुर हाट में किसी ने बच्चे ने पूछा, ठीक है, बताओ क्या क्या खूबी देखोगे तुम, ठीक है। तो हाजिर जवाबी भी तो जबरदस्त है भाई, वो अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो वो प्रश्न कहाँ था, शब्द का चयन कैसे करें, उन्होंने कहा बताओ तुम अपनी वाइफ का चयन कैसे करोगे, ठीक है ना। अब वो बच्चा जो है उसमें सोच में पड़ गया कि भाई चयन कैसे करें, ठीक है ना। यानी देखो क्या होता है, सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, बैकग्राउंड है तो अच्छी बात है, मार्गदर्शन हो, मतलब जानते हो आप उसके बारे में, यानी जो क्वालिटीज होती है, फिर एक बार पढ़ना शुरू कर देता है स्टूडेंट, और क्या है उसमें। चलिए, तो अब हम लोग पहले बताया संस्कृति क्या है, संस्कृति में पढ़ते क्या है इतिहास में। दूसरी बात, अभी विरासत पे बात नहीं कर रहे हैं, 2 टॉपिक पढ़ लेंगे तो विरासत में एग्जाम्पल देके लिखा दूंगा, समझा दूंगा विरासत क्या होता है, फिर इसी धरने पे हम संस्कृति विरासत पे पढ़ते चले जाएंगे। बस मैंने आपको एक लाइन यूज किया कि देखो एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री आसान है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, बट कुछ भी चीजें थाली में पुरुष को तो नहीं मिल रही है ना। आप यदि सोच के चल रहे हो कि हिंदुस्तान के सबसे टफ एग्जाम को निकालेंगे और ऐसे ही आ जाएगा, तो ऐसे नहीं होने वाला। पढ़ना है और बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। शॉर्टकट नहीं है इसका, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन में मत रहिएगा, बट सीधा सीधा पेपर होता है, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं है एंशिएंट मिडिवल। घटना है, पढ़ लिया, उसको याद कर लिया, समझ लिया और राइटिंग में कन्वर्ट। तब जब आप आएंगे या किसी ने मॉडर्न इंडिया की क्लास की होगी, बहुत सारे टॉपिक उसमें जुड़ जाते हैं आपस में, तो बहुत उसमें बुद्धि लगानी पड़ती है, ठीक है, वो भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कला हो गया आपका, है ना, एक हमने देख लिया। संस्कृति में क्या पढ़ते हैं, तो कला नंबर 1। संस्कृति के अंतर्गत अभी हमने वहां भी लिखवा दिया था, और क्या पढ़ते हैं हम लोग, धर्म। वहां भी लिखवा दिया, दोबारा मैं लिखवा रहा हूं, ठीक। एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, जो कि एक टॉपिक आपका कंप्लीट लगभग हो चुका है, तो एग्जाम्पल देके धर्म पढ़ते हैं। और हम क्या पढ़ते हैं, भाषा साहित्य। और हम क्या देखते हैं, यदि उस समय विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ना आप सभी को। अब जैसे आपसे कहा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण युगीन संस्कृति के बारे में बताएं, सुन लेना सभी लोग। पाषाण युगीन कला के बारे में बताएं, पाषाण युगीन स्थापत्य शिल्प के बारे में बताएं। अभी कह दिया जाए पाषाण युगीन संस्कृति के बारे में बताएं। देखो, धर्म दर्शन कुछ नहीं है तो हम कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, भाषा साहित्य कुछ नहीं तो बताने, जो है हमें वो बताना है, ठीक। तो यही तरीका है, लगभग सभी टॉपिक पे चलता जाएगा। ये चर्चा के क्रम में बार बार आएगा, बट इसको आप धीरे धीरे दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा कि संस्कृति के अंतर्गत हम क्या क्या बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं। समाज और अर्थव्यवस्था भी आ जाएगा, यहां हमने लिखवा इसलिए दिया है, बट प्योर संस्कृति में हम कला धर्म इसको लेते हैं इतिहास में, तो कम से कम ये पहले पता हो, ठीक। तो हम लोग इस समय क्या किया, हमने भी संस्कृति का एक परिचय ले लिया। इसमें अब हम आते हैं चित्रकला के बारे में, छोटा सा इसका भी एक परिचय ले लें, और पाषाणकालीन चित्रकला के बारे में 8-10 बातें मैं आपको लिखवा दूं, ताकि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो, बाइंड अप हो जाए, ठीक है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, मेंस का, ये ध्यान में रखिएगा आप। अभी कला का एक पार्ट है चित्रकला, ठीक है।
आप देखेंगे चित्र, जो प्रायः चित्र आप देखेंगे, चित्र या तो आप देखेंगे दीवारों पर बनाया जा रहा है, या आप देखेंगे कागज, कपड़े, बर्तन इत्यादि पर। ठीक, दीवारों पर, जैसे दीवारों पर मान लो कोई चित्र बन रहा है, गुफा है सपोज दैट, कोई केव है, या कोई महल है, मंदिर है, कोई मकान है, हो सकता है आपके घर के दीवारों पे भी चित्र बना हुआ हो। ठीक है, चित्रकला जब भी आप पढ़ेंगे तो चित्र बना हुआ, उसका बेस क्या है, किस पे बना है वो चित्र। चित्रकला में हम क्या पढ़ते हैं, कभी किसी भी काल का, मुगल काल का, ब्रिटिश काल का, ठीक है, चोल युगीन चित्रकला पढ़ना है, पल्लव कालीन पढ़ना, अजंता, इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है भित्ति चित्र, म्यूरल पेंटिंग। ठीक है, जो दीवारों पर चित्र बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भित्ति चित्र। अब देखोगे प्राचीन काल में बहुत सारे गुफाओं पे चित्र है, तो केव पेंटिंग, गुफा चित्र, ऐसे करके ना वर्ड यूज कर दिए जाएंगे। अच्छा, गुफा के दीवारों पर चित्र जो बने हुए। ठीक, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के चलना है। मेंस का, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री का यही सब बेस है, कल्चर और विरासत। स्ट्रक्चर से बहुत सारा काम आसान हो जाता है, टॉपिक पढ़ते जाएं, स्ट्रक्चर पे लागू कर दिया जाता है, उसको अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, ये सब जो चित्र बनते हैं ये सब कहलाते हैं लघु चित्र, मिनिएचर कहलाते हैं। क्लियर ना, एक हो गया आपका। चित्रकला में क्या पढ़ते हैं, तो किस पर चित्र बना हुआ है, एक ये पढ़ते हैं। जैसे आपको ये पता चल जाएगा ना, तो एग्जाम के लिए किसी भी काल का चित्रकला पढ़ना हो, केवल इसको दिमाग में रख करके वहां पढ़ना शुरू करिए उस किताब को, अपनी बातों को निकाल लेंगे आप, चाहे पीटी हो या मेंस, सवाल उसी से आ जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि एंशिएंट हिस्ट्री सिंपल है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रेट लाइन पे चलता है वो। दूसरा, हम जब भी पढ़ते हैं हम कुछ कुछ मिसलेनियस बातें, जैसे कालखंड है, यदि कोई संरक्षक है तो किसने संरक्षण दिया, कालखंड, संरक्षक किस स्थान से प्राप्त हो रहा है, किस कालखंड का है, यदि पता है हमें तो कौन संरक्षण दे रहा था चित्रकला को, किस स्थान से प्राप्त हो रहे हैं चित्रों के साक्ष्य। जरूरत पड़ने पे हम ये सब जानकारी भी इकट्ठा करते हैं इसमें, बट इसका रोल ऐसे ही इंट्रोडक्शन वगैरह लिखने या पीटी में थोड़ा बहुत रहता है इसका। ऐसे ही चित्रकला की जब भी बात होती है तो रंग की बात होती है, ब्रश की बात होती है। ये भी बड़ा सिंपल सा होता है, जितने प्राकृतिक रंग हैं ना सब यूज किए जाते हैं चित्र में, लाल, हरा, सफेद, नीला, काला, पीला। इसके लिए कोई बहुत टेक्निकल ज्ञान नहीं। ब्रश हमेशा जानवरों के बाल या जो टहनियां वगैरह होती है पेड़ पौधे, जिससे कूची बन सकती है। ये सब बड़ा सिंपल है, एक ही तरह की बात लिखनी होती है हर युग में। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं करना, राइटिंग का पार्ट होता है। तो ये तीन तो नॉर्मल हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो चित्रकला में ध्यान रखी जाती है और पूरा का पूरा मेंस जिस पे बेस होता है, वो है चौथे नंबर पे विषय वस्तु। चित्रकला का विषय वस्तु क्या है? जैसे दीवारों पे चित्र बने हुए हैं, तो कौन कौन जानवर पे है, पेड़ पौधों पे है, झोपड़ी पे है, मानव पे है, अंतिम संस्कार पे है, संगीत नृत्य पे है। जो बातें मैं आपको लिखवा रहा था, जैसे भीमबेटका के बहुत सारे चित्र, तो काहे किस प्रकार का चित्र है वो?
तो विषय वस्तु और उसका महत्व लिखने का बस एक वे होता है, विषय वस्तु और महत्व, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंस का, ठीक है। जब भी मेंस में बस चित्र, अच्छा किस प्रकार के चित्र हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उससे क्या पता चलता है, तो जिस प्रकार के चित्र है उससे वो जानकारी मिलती है, ठीक। तो अब किसी भी काल में चित्रकला को पढ़ेंगे तो हम क्या ध्यान रखेंगे, हम ये 5 अलग अलग बातें, ये सब सामान्य बात हो गई, ये आपकी विशिष्ट बात है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना, लेकिन पांचों को थोड़ा बहुत चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में भी सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लियर सभी को। तो हम लोग अभी क्या स्टार्ट किए, अभी जैसे नवपाषाण काल कंप्लीट करने के बाद संस्कृति का एक छोटा सा परिचय दिया। संस्कृति क्या है, जीवन जीने का तरीका है, ठीक। इतिहास में संस्कृति के अंतर्गत मुख्यतः कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन सब का अध्ययन करते हैं, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अंततः अर्थव्यवस्था एवं समाज, क्यों, आज का उदाहरण देके बता दिया हमने आपको, ठीक है। संस्कृति में तो सब कुछ आ जाता है ना, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। अभी यूपीएससी ने एक सवाल पूछा है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के सामाजिक आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन अंतर है, अभी मेंस में आया सुबह सुबह। तो समाज अर्थव्यवस्था, चूंकि ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक कालीन समाज, पहली बार वहीं पे वर्ण, वहीं पे जाति के लक्षण, विवाह के लक्षण, मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ की पद्धति, वसुदेव कुटुंबकम, सारी बातें तो पहली वैदिक काल जो आज तक हमारे जीवन में चली आ रही हैं। किसी को लगा कि नहीं उसी दौर में जाकर के हम लिखेंगे, वैदिक काल में जाएंगे, ऋषि मुनि की तरह सोचेंगे, ध्यान करेंगे, तब वेदों का ज्ञान प्राप्त होगा, ईश्वरीय ज्ञान, तब हम बताएंगे अरे भाई हमें पढ़ना ही इस तरह से कि वो चीज हमारे जीवन में कहां है, तभी तो पूछा जा रहा है, ठीक। बस थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाना होता है हमें पढ़ने के दौरान। आंसर था, तो संस्कृति के अंतर्गत क्या पढ़ना, ये क्लियर हो गया आपको, यहां पर रख दिया हमने, है ना। इसी में हमने कला को थोड़ा ठीक से डिफाइन कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल कला पे ही होते हैं मेंस में। आपसे कह दिया जाए कला, तो आपको सारी बातें जो नहीं है वो नहीं बतानी है, जो है वो बता, जैसे हड़प्पा कालीन कला, तो आपको सारी बातें बतानी पड़ेंगी। जो साक्ष्य नहीं वो नहीं बताइए आप। मौर्य कालीन कला, तो आपको सारी बातें, आपको पहले से पता है मौर्य कालीन कला में हमें इसमें से सारे पॉइंट्स लिखने हैं। बाकी संस्कृति कह देगा मौर्यकालीन संस्कृति, हड़प्पाकालीन संस्कृति, पहले आप ये बताएंगे, फिर आप समाज अर्थव्यवस्था का जिक्र उसमें। तो कभी क्वेश्चन का लेंथ बढ़ा दिया जाता है, कभी खींच दिया जाता है, वो सब समझेंगे धीरे धीरे आप। तो सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है यही है, संस्कृति कला करके है आपका। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझा दिया। इसके बाद आप देखेंगे चित्रकला हम कैसे पढ़ते हैं, उसका एक अच्छा सा परिचय हो गया। किसी भी स्टूडेंट को इच्छा हो कि मुझे चित्रकला पढ़ना है, और अब इस बात को यदि वो समझ लिया है, कोई किताब पढ़ना शुरू कर दे, नोट्स उसमें से काम की बात हो, आप बस कॉपी में लिख लो पहला किस पे बना हुआ है, गुफाओं पे या लघु, तो भित्ति चित्र कहां से साक्ष्य मिल रहे हैं, कोई संरक्षक था कि नहीं, किस कालखंड का है। अच्छा, प्राकृतिक रंगों का और ब्रश का हमने बता ही दिया आपको। किन विषयों पे चित्र है और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। मुगल काल हो, सल्तनत काल हो, चोल काल हो, अजंता हो, एलोरा हो, कोई भी चित्रकला हो आप। अभी क्या हुआ, स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में, हम अजंता पढ़े या नहीं पढ़े, अजंता चित्रकला के बारे में संक्षेप में परिचय दें, तो आपके दिमाग में पहले से पता है हमें ये 5-7 बातें बतानी है। सुन रहे हैं सभी लोग, लग तो रहा बात समझ में आ रही है, ठीक। हमने साफ साफ कहा एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री बहुत आसान है मेंस में। अब एकदम आसान मत मान लीजिएगा, मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं, पढ़ना बहुत है आपको, बट सीधे सीधे स्ट्रक्चर है इसके, बस वो साफ साफ समझ लेना है, ठीक है। क्या क्या करना है हमें, पढ़ना बहुत है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जितना टाइम उसमें लिख लेते हैं। विषय वस्तु का मतलब ये होता है, पूजा सिंह ने पूछा विषय वस्तु क्या होता है, यानी चित्र किन किन विषयों पे बनाए गए हैं, चित्र को देखकर हमें क्या क्या समझ बनती है, जानवर के बारे में, व्यक्ति के बारे में, युद्ध के बारे में, खेती के बारे में,
जंगलों के बारे में, नदियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, अंतिम संस्कार के बारे में। इसको हम विषय वस्तु कहते हैं, पूजा, है ना। ठीक है, चलिए लिखिए आप जरा एक बार। अब शीर्षक दे दें आप, पाषाण युगीन चित्रकला। स्टार्ट करवा देता हूं मैं, कुछ कुछ लिखवा देता हूं मैं इसमें, 4 बजे मैं छोड़ दूंगा आपको, है ना। पाषाण युगीन चित्रकला शीर्षक है आपका। ठीक, अब जैसे ना हर काल की चित्रकला में ऐसे पढ़ा दूंगा, काल 10वें टॉपिक में जब जब आएगा, फिर लास्ट में क्या करूंगा, 10 को जोड़ दूंगा, प्राचीन भारतीय चित्रकला, ऐसे स्ट्रक्चर। तो लोग कई बार क्या करते हैं, कला को एक साथ वैसे पढ़ते हैं। हमने क्या किया, टॉपिक दर टॉपिक। क्यों, इसे देखो, टॉपिक दर टॉपिक। पल्लव कालीन कला पूछा, चोल कालीन पूछा, कभी प्राचीन काल में भी पूछ लेता है। तो हम जब डायरेक्ट पढ़ते हैं एक साथ वैसे करके, तो हम उस काल पे लिख नहीं पाते हैं। इसलिए वो मेथड ही ठीक नहीं है डायरेक्ट पढ़ने वाला। मेथड है काल वाइज पढ़िए आप। जरूरत हो तो सबको कनेक्ट कर दीजिए, नहीं जरूरत हो तो जैसा पूछ रहा है वैसे लिखिए आप उत्तर। आप अभी मैं प्रश्न पे आया नहीं हूं, मैंने बताया अभी टॉपिक जब एंड होगा प्रश्न लिखाऊंगा आपको, 6, 7, 8 सवाल, थोड़ा बहुत अंतर बता दूंगा, फ्रेमिंग देखो कैसे करो, स्टार्ट कैसे करो, कैसे लिखो आप। ठीक, अभी प्रश्न पे आया नहीं हूं, है ना। वो टैप वाला एग्जाम्पल ध्यान है ना, पानी भरने दो, तब टैप चलाओगे तो उसमें से जल नीचे आएगा। ठीक है, पानी भरा ही नहीं और तुम चलाने के लिए उतावले हो रहे हो। उनकी अपनी शैली है, अपना जो बिहारी एक्सेंट होता है खान सर का, है ना। है बुर्बक, कौन बकलोलिया है, ठीक है, वो अपने तरीके से बोलते हैं वो, है ना। लिखें आप जरा चित्रकला में पहला पॉइंट लिखें आप, पाषाण युगीन चित्रकला में लिखें आप, पाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से मिलते हैं। ठीक है, अलग, लेकिन जैसे जैसे कर लें आप, भीमबेटका, कॉमा लेके लिखें आप, मिर्जापुर में ना अलग अलग पहाड़ियों का नाम है। ठीक, भीमबेटका, मिर्जापुर, कॉमा लेके लिखें आप, पंचमढ़ी, फिर कॉमा लेके लिखें आप, पटने, पटना मत लिखिएगा, पटने, याद है ना, नासिक और पटने की बात मैंने की थी आपसे, है ना। तो पटने से भी मिल रहा है हमें, इसी में कॉमा देके लिखें आप, और भी, है ना। लिखें आप, लद्दाख, कॉमा, दक्षिण एवं पश्चिम भारत के कई स्थलों से, ठीक है, विभिन्न स्थलों से, और भी बहुत सारे स्थल हैं, उसका नाम नहीं जानना आपको, भी बहुत जरूरत होगी तो जानकारी मिल जाएगी आपको, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई देखो, साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं, तो मोटे तौर पे ये सब फेमस है। भीमबेटका सबसे ज्यादा फेमस है। भीमबेटका कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका वाले क्षेत्र में लगभग 642 गुफाएं हैं जहां आदि मानव रहते थे, जिसमें 400 से अधिक गुफाओं में चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, 400 से अधिक गुफाओं में, तो थोड़ा यूनिक है वो भीमबेटका जो है अपने आप में। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें, इन स्थलों से गुफाओं के दीवारों से चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं।
ठीक। तो हमने क्या बताया, दीवारों पर गुफा, यानी ये क्या कहलाएगा, भित्ति चित्र। ये क्या कहलाएगा, गुफा चित्र का साक्ष्य, भित्ति चित्र का साक्ष्य। या तो बात समझ में आ रही सभी को? ये पूरा स्ट्रक्चर ही मैं लिखवा दूंगा बात करते करते, पूरा पाषाणकालीन चित्रकला आपका कंप्लीट, कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक, 4 बज गए हैं और दूसरी क्लास भी होगी, है ना। ठीक, 2 घंटे तो निकल जा रहे हैं बातचीत करते करते, पता ही नहीं चल रहा है। दूसरी क्लास भी है, हम बात तो करने के लिए रुक जाएंगे यहाँ पे हम, पर बाकी बच्चों का भी कुछ क्लास वगैरह है। प्रबंधन का यही कहा गया है, अनुशासन सबको मानना है, मुझे भी मानना है ना। ठीक है, मैं भी यहाँ हूं और कुछ बात कर रहा हूं तो हम करते हैं हम लोग बातचीत। ठीक है, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी थैंक यू और आप सभी को भी थैंक यू। आप सब दूसरी क्लास करिए, है ना। आप सबको कुछ बात करनी है तो मैं उपलब्ध हूँ, आराम से